नमस्कार साथियों, और आप हैं इस वक्त हरियाणा एग्जाम्स रिजल्ट ग्रुप पर। आज की जो एक क्लास आप देख रहे हैं, ये क्लास होगी आपके हरियाणा के इतिहास से जुड़ी हुई। यानी हरियाणा के इतिहास से जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं आपके पुराने पेपर्स में, है ना, जो पेपर आप दे चुके हैं, वो जितने भी प्रश्न हरियाणा से आए हमने उनका एक संकलन इकट्ठा किया। बड़ा कठिन काम था, पर हमारी टीम ने इस पे काम किया और एक पूरा संकलन इकट्ठा किया हरियाणा के इतिहास के प्रश्नों का। और वो हरियाणा के इतिहास का प्रश्नों का बंच या फिर संकलन हम आपके लिए लेकर के आए हैं इस क्लास के अंतर्गत। उसमें वो सभी प्रश्न जो पहले पूछे गए हैं या फिर नए आने वाले प्रश्नों की संभावना जो है, वो प्रश्न भी हमने यहाँ डाले। अब आप सोच रहे होंगे हरियाणा का इतिहास तो वही है जो पुराना था, आपने नए प्रश्न कहाँ से बना दिए। मैं बताता हूँ, उन्हीं पुराने प्रश्नों को घुमा फिरा करके पूछने की तकनीक जो एक आपके एग्जामिनर सेट करते हैं, हमने उन्हीं तकनीक पर काम करके कुछ नए प्रश्न तैयार किए हमारी टीम ने, है ना। तो आप इस क्लास को पूरा कंप्लीट देखिए और मेरे कहने से इसको 2 से 3 बार देखिएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को शेयर जरूर करना है आपको, ताकि सभी बच्चों का भला हो, आपके सभी साथियों का भला हो इस प्रश्न में। तो चलते हैं आइए प्रश्नों की ओर। पहले प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इतिहास का, आपके हरियाणा के इतिहास का। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर, देख लेते हैं प्रश्न कैसे हैं आज के हमारे हरियाणा के। तो प्रश्न में पहला प्रश्न आया हुआ है, हरियाणा की भौगोलिक अवस्थिति भारत में किस दिशा की ओर है। पूछ रहा है हरियाणा की भौगोलिक अवस्थिति भारत में किस दिशा की ओर है। उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, या फिर उत्तर दक्षिण। बताइए भाई किस ओर है। बिल्कुल, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है, उत्तर पश्चिम की ओर। जल्दी से कंप्यूटर महाशय से कहते हैं कि वो जवाब दिखा दे। बिल्कुल उत्तर पश्चिम की ओर है। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा लग रहा है, इसको उठा के ऊपर ले आता है, ठीक है। निम्न में से हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार है। निम्न में से हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार है 27 डिग्री 39 उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 50 उत्तरी अक्षांश तक, 27 डिग्री 39 दक्षिणी अक्षांश से, 30 डिग्री 55 दक्षिणी अक्षांश तक, 20 डिग्री 2 डिग्री, ये गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब ही नहीं बनता है, यहाँ पर ये लिखा ही गलत है ना। उपरोक्त में से कोई नहीं। फिलहाल इसका ऑप्शन ए सही है, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार, ऑप्शन ए इज राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिलहाल ऑप्शन ए सही था। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो बताओ। हरियाणा की सीमा कुल मिलाकर के 5 राज्यों को स्पर्श करती है। अब इन 5 राज्यों के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए। इन 5 राज्यों के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए। कहां पर? कमेंट बॉक्स पर बताइए इन 5 राज्यों के नाम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया। हरियाणा का देशांतरी विस्तार कितना है। हरियाणा का देशांतरीय विस्तार कितना है। देखिए 74 27, ठीक है। पश्चिमी देशांतर गलत हो गया, क्योंकि 74 27 पूर्वी देशांतर है। ऑप्शन बी सही होगा, देख लो। 77 36 पूर्वी देशांतर तक, बिल्कुल ऑप्शन बी राइट था। देख लो भाई, कंप्यूटर महाशय बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा? मेवात, झज्जर, पंचकुला या करनाल। पंचकुला इज राइट ऑप्शन। पंचकुला हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है। देख लो ऑप्शन क्या कह रहा है। बिल्कुल ऑप्शन सी पंचकुला इज राइट ऑप्शन। अगले प्रश्न पे जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है। फिलहाल यहाँ पर कुछ गलत लिखा हुआ है, इसको गलत है, प्रश्न गलत लिखा हुआ है ना। प्रश्न गलत लिखा हुआ है ना। यहाँ पर अगर लिखता, फिलहाल गलत है, चलते आगे प्रश्न पर। टाइपो एरर है ना, कहीं कहीं टाइपो एरर हो जाती है, परेशान मत होइएगा। हरियाणा का जनघनत्व कितना है। फिलहाल ये टाइपो एरर आप सही कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स पर इसका भी जवाब दे दीजिए। कमेंट बॉक्स पर इसका भी जवाब दे दीजिए। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा, हरियाणा का जन घनत्व कितना है। हरियाणा का जन घनत्व कितना है। 560 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, या फिर 573 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, या फिर 589 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताओ ऑप्शन बी सही है, 573 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल ऑप्शन बी सही है। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या कितनी है। वर्ष 2011, आपकी सेंसस कौन सी आने वाली है? 2021। फिलहाल 2011 के अनुसार हरियाणा की जो जनसंख्या है वो ऑप्शन बी
2,53,51,462, है ना, ऑप्शन बी राइट। चलते हैं कंप्यूटर मास्टर से पूछते हैं क्या सही, कंप्यूटर मास्टर भी बोल रहे हैं ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? सबको पता है हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 में हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी सही था। चलते अगले प्रश्न की ओर। हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? हरियाणा का लिंगानुपात कितना है, जल्दी बताइए। 850, 875, 879, 885, विच वन इज राइट? बिल्कुल 879। चेक कर लेते हैं, ऑप्शन सी सही है, बिल्कुल ऑप्शन सी इज राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कहीं आपको मेरी फोटो ब्लर तो नहीं आ रही है? जरा सी मेरी फोटो ब्लर है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं फिलहाल मुझे, है ना। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हरियाणा में वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? हरियाणा में वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? तो बता दो, हरियाणा में वर्तमान में 22 जिले हैं। महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। चलते अगले प्रश्न की ओर। हरियाणा राज्य की राजधानी है चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, अंबाला या रेवाड़ी? हरियाणा राज्य की राजधानी है, क्या है? चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, अंबाला या रेवाड़ी? तो ऑप्शन है चंडीगढ़ इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। शाश्वत ऋषि के नाम पर हरियाणा के किस जिले का नाम पड़ा? शाश्वत ऋषि के नाम पर हरियाणा के किस जिले का नाम पड़ा? जल्दी बताइए, प्रश्न बहुत अच्छा है। सिरसा, सोनीपत, हिसार या फिर पानीपत? सात से शाश्वत, सात से सिरसा। आप बोलोगे सोनीपत भी तो है, नहीं सोनीपत नहीं है, सिरसा है। ऑप्शन ए इज राइट। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है हरियाणा प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पंजाब में नहीं है, इलाहाबाद में नहीं है, चंडीगढ़ इज द राइट ऑप्शन। हरियाणा प्रदेश का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से किसके नाम पर गुरुग्राम जिले का नाम गुरुग्राम रखा गया? निम्न में से किसके नाम पर गुरुग्राम जिले का नाम गुरुग्राम रखा गया? गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, गरुड़ ध्वज, इनमें से कोई नहीं। विच वन इज राइट, जल्दी बताइए। तो गुरुग्राम जो रखा गया था वो ऑप्शन ए गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया था, ऑप्शन ए सही है। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भिवानी जिले का नाम किस रानी के नाम पर रखा गया है? भिवानी जिले का नाम किस रानी के नाम पर रखा गया है? रानी भानुवती, रानी भवानी, रानी भानी, इनमें से कोई नहीं। तो बता दो ऑप्शन सी सही है, रानी भानी के नाम पर रखा गया, ऑप्शन सी इज राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है राजा राजा कुरु के नाम पर किस जिले का नाम रखा गया है? राजा कुरु के नाम पर किस जिले का नाम रखा गया है? सोनीपत, कुरुक्षेत्र, हिसार या जींद? अब राजा कुरु है तो स्वाभाविक है ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। फिलहाल इसका उत्तर भी देख लिया, ऑप्शन बी राइट था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है मेरे भाई कंप्यूटर वहां से मेरे पास जहां पर भी एक लगे हुए छोटे से स्क्रीन है जिस पर मैं कई बार पीछे देखने लिया आगे देख लेता हूं, तो आप परेशान मत होइएगा सर आगे किसको देख लेते हैं। हमारे पास एक कंप्यूटर वहां से रखे हैं, जैसे मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। जींद जिले का नाम किस देवी के नाम पर जींद पड़ा? फिर से बताता हूँ, जींद जिले का नाम किस देवी के नाम पर जींद पड़ा? महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा। ज्वाला देवी, जगदम्बा देवी, जयंती देवी या फिर ये सभी? ऑप्शन सी जयंती देवी के नाम पर, ऑप्शन सी जयंती देवी के नाम पर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हरियाणा के पानीपत जिले का नाम पानीपत किस ऋषि के नाम पर पड़ा? कांपिल्य, पाणिनि, वशिष्ठ या फिर शाश्वत? तो ऑप्शन सी वशिष्ठ इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन सॉरी पाणिनि, पानीपत, माफी चाहूंगा, पाणिनि इज राइट ऑप्शन। माफी चाहूंगा, वर्ष गलती से लग गया। बिल्कुल अपनी गलती को मानना ही सबसे बड़ी चीज है। पाणिनि, वो गलती ऐसे हुई ना, वो पाणिनि वशिष्ठ निकल गया मुंह से वशिष्ठ, कुछ और सोच रहा था। फिलहाल पा से पानी और पा से पाणिनि, है ना, ऑप्शन बी इज राइट था। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हरियाणा के फरीदाबाद जिले का नाम फरीदाबाद किस सूफी संत के नाम पर रखा गया? मुइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद या फिर हल हसन अल बसरी? तो हरियाणा के फरीदाबाद का नाम बाबा फरीद के नाम पर रखा गया, फरीदाबाद फरीद, फरीदाबाद और फरीद। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है हरियाणा का कौन सा सिटी ऑफ पॉक्स या धर्म नगरी के उपनाम से प्रसिद्ध है? रेवाड़ी, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र या करनाल? तो आपको पता होगा ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र है। यहाँ पर कई सारे सिंधी समाज के लोग भी आते हैं और कई सारे धर्म का भी मामला है, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है? हिसार जिले का नाम किसके नाम पर पड़ा? हिसार जिले का नाम किसके नाम पर पड़ा? पारनेशी श्रवण कुमार, 4 किलो या फिर 5 कूप हो? तो बता दो ऑप्शन सी 4 किलो इज राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न की ओर। करनाल किस नाम से प्रसिद्ध है? करनाल किस नाम से प्रसिद्ध है? हार्ट ऑफ हरियाणा नहीं, पेपर सिटी नहीं,
हरियाणा का पेरिस, बिल्कुल ऑप्शन सी इज राइट था, हरियाणा का पेरिस। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है हरियाणा में कौन सा शहर ब्रॉन्ज सिटी के उपनाम से मशहूर है? जींद, नारनौल, गुरुग्राम या फिर रेवाड़ी? तो बता दूं कि ब्राउन सिटी के नाम से रेवाड़ी फेमस है, ऑप्शन डी इज राइट था। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? माफी चाहूंगा, है ना। हरियाणा के किस जिले को सिटी ऑफ कॉटन कहते हैं? हरियाणा के किस जिले को सिटी ऑफ कॉटन कहते हैं? पलवल, पंचकुला, हिसार या फिर अंबाला? तो बता दो, ऑप्शन है पलवल को सिटी ऑफ कॉटन के नाम से भी जाना जाता है। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हरियाणा की बुनकर नगरी उपनाम से किस जिले को जाना जाता है? हरियाणा की बुनकर नगरी उपनाम से किस जिले को जाना जाता है? पलवल, पानीपत, सोनीपत या फिर अंबाला? तो बुनकर नगरी के नाम से अपना पानीपत बहुत फेमस है, ऑप्शन बी इज राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न के पहले आंसर देख बी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है हरियाणा का कौन सा जिला उपकरणों का शहर विज्ञान नगरी के उपनाम से प्रसिद्ध है? तो मैं बता दूं आपको, अंबाला शहर जो है वो उपकरणों का शहर या फिर विज्ञान नगरी के नाम से फेमस है, ऑप्शन सी इज राइट। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा हरियाणा के भिवानी जिले को निम्न में से किस नाम से जानते हैं? भारत का क्यूबा, मंदिरों की नगरी, हरियाणा काशी या फिर ये सभी? तो भिवानी जिले को भारत का क्यूबा, मंदिर की नगरी, हरियाणा काशी के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा था? हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा था? अमानत एक शाही की, सीप का मूली, झाड़ू फिरी या फिर लाल धूप? तो झाड़ू फिरी, ऑप्शन सी इज राइट था। चेक कर लो मेरे भाई, क्या कहता रहा है? ऑप्शन सी झाड़ू फिरी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कुछ ब्लर है शायद। ओके डन, माफी चाहूंगा। निम्न में से ट्राई सिटी है, निम्न में से ट्राई सिटी है पंचकुला, चंडीगढ़ या मोहाली, झज्जर, जींद या करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़, बहादुरगढ़, पानीपत या अंबाला? तो बता दो, पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली जो है वो ट्राई सिटी के नाम से फेमस है। किसके नाम से? ट्राई सिटी के नाम से फेमस है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुआ था? हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र झज्जर, हिसार, गुरुग्राम या रेवाड़ी? झज्जर से प्रकाशित हुआ था, ऑप्शन है झज्जर इज द राइट ऑप्शन। देख लो भाई, झज्जर सही है क्या? क्या लगता है आपको? हाँ, बिल्कुल सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है हरियाणा के प्रथम हास्य कवि कौन थे? सुरेंद्र शर्मा? बिल्कुल नहीं। कृष्ण मधोष? बिल्कुल नहीं। अशोक चक्रधर? नहीं। मीर जाफर जठाली? ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट है। चेक कर लेते हैं, ऑप्शन डी इज राइट। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जल्दी बताओ मुझे। श्री धनवीर? वेरी गुड, श्री धनवीर राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा सर्वप्रथम कहाँ स्थापित हुई थी? पानीपत, फरीदाबाद, करनाल या फिर रेवाड़ी? तो ऑप्शन डी रेवाड़ी इज राइट ऑप्शन। आर्य समाज की प्रथम शाखा जो है वो रेवाड़ी में आई थी, बिल्कुल ऑप्शन डी सही है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? वीरेंद्र सिंह, अमरिंदर कौर, प्रीतम पाल सिंह या फिर उदयभान हंस? तो ऑप्शन सी प्रीतम पाल सिंह हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त हुआ करते थे। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवंत दयाल शर्मा, देवीलाल चौधरी बंसीलाल या फिर राव वीरेंद्र सिंह? तो ऑप्शन ए इज राइट था, पंडित भगवंत दयाल शर्मा। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपका जुड़ा हुआ है, हरियाणा के प्रथम थे, क्या थे? बहुत बढ़िया, है ना। बताओ भाई, राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के प्रथम थे लोकायुक्त, मुख्यमंत्री, पुरुष विधानसभा अध्यक्ष या फिर न्यायाधीश? विच वन इज राइट? जल्दी बताओ, मैं इसके लिए रुक सकता हूँ 2 मिनट, है ना। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी इज राइट था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है आपका, विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पता है आपको? अनु देवी? नहीं। संतोष देवी? नहीं। सन्नो देवी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, संतोष यादव नहीं था।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान कहाँ स्थित है? बाड़सा, इंद्री, गोधान या फिर हरिपुरा? फिर से प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ। प्रश्न लिखा हुआ है कि हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान कहाँ पर स्थित है? बाड़सा, इंद्री, गोधाना या फिर हरिपुरा? तो ऑप्शन ए इज राइट था, बाड़सा झज्जर पे। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय क्रिकेट टीम में हरियाणा के प्रथम कप्तान कौन बने? हरियाणा के प्रथम कप्तान कौन थे जो भारतीय क्रिकेट टीम के थे? बताओ भाई। कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग या फिर नवाब मंसूरी, अली खां? ऑप्शन सी इज राइट। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत एवं एशिया का सबसे बड़ा पशु फॉर्म हरियाणा में कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा पशु फॉर्म कहाँ स्थित है? अंबाला, पानीपत, हिसार या फिर रेवाड़ी? तो ऑप्शन सी हिसार इज द राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय या फिर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय? तो बता दूं ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय इज द राइट ऑप्शन। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय इज द राइट ऑप्शन। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय इज द राइट ऑप्शन, है ना। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पहले इसका ऑप्शन देख लिया। ऑप्शन ए इज राइट था। अगला प्रश्न कह रहा है हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी थी? हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, घग्गर, मारकंडा या सरस्वती? तो मैं बताऊं हरियाणा की सबसे लंबी नदी है घग्गर। ऑप्शन बी इज राइट। चलते अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करोह, दमोह, किरथर, इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है करोह। ऑप्शन ए इज राइट है, करोह। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इंडिया इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन सी पंचकुला जो है वो हरियाणा का सर्वाधिक वन क्षेत्र कह रहा है। गुरुग्राम नहीं है, पलवल नहीं है, नूह नहीं है। ऑप्शन सी है। फिलहाल कंप्यूटर महाज से भी पूछ लेते हैं, उनका ज्यादा सही हो सकता है। हमारा तो एक आध बार गलत होने की संभावना है इतने सारे प्रश्नों में, पर इनका जरूर सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है हरियाणा का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा? झज्जर, मेवात, चरखी, दादरी या फिर सिरसा? तो ऑप्शन डी सिरसा इज द राइट ऑप्शन। सिरसा जो है वो हरियाणा का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिलों में से गिना जाता है। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हरियाणा का सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला कौन सा है? तो बता दो हरियाणा का सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला जो है वो सिरसा नहीं है, करनाल इज द राइट ऑप्शन। करनाल हरियाणा का सबसे ज्यादा चावल उत्पादक जिला है। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद या फिर अंबाला? तो ऑप्शन सी फरीदाबाद इज राइट ऑप्शन। हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है फरीदाबाद। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हरियाणा का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? गुरुग्राम, अंबाला, पलवल या रेवाड़ी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार इस पे सवाल फंस जाता है, तो बता दूं हरियाणा का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला जो है वो गुरुग्राम है। साक्षरता वाला जिला जो है सबसे ज्यादा गुरुग्राम है। महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है आपका पशुपालक जिला। हरियाणा का सर्वाधिक हरियाणा में से हरि निम्न में से हरियाणा का सर्वाधिक पशुपालक जिला है सिरसा, करनाल, हिसार या मेवात? तो बता दूं हिसार इज द राइट ऑप्शन। हिसार जो है वो हरियाणा का सर्वाधिक पशुपालक वाला जिला है। ऑप्शन सी इज राइट। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हरियाणा का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? फरीदाबाद नहीं, फतेहाबाद नहीं, मेवात नहीं, पंचकुला इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन डी पंचकुला सही है। चलते अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है मेरे भाई कि हरियाणा का न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद, पलवल, पंचकुला या हिसार? तो मैं बता दूं पलवल इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी पलवल सही है। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है हरियाणा वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? हरियाणा वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, चंडीगढ़ या पलवल? तो हरियाणा के मैक्सिमम ऑफिस जो है राजधानी सहित वो चंडीगढ़ में है। ऑप्शन सी इज राइट है। एक बार देख लेते हैं ऑप्शन कौन सही है। ऑप्शन सी इज राइट, चंडीगढ़। चलते अगले प्रश्न पर। निम्न में से हरियाणा का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? हाँ, गलत आ गया यहाँ पर। ये टाइपो एरर है। क्या है? टाइपो एरर। हमारे जो टाइप करने वाले है ना वो आजकल बहुत तेजी में काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए एक बहुत बड़ी सीरीज हम लोग लेके चल रहे हैं जहाँ पर हम 5 से 10 घंटे की वीडियो आपको दे रहे हैं। हमारी पहली वीडियो पॉलिटी की थी, बहुत बड़ी थी। उसके बाद और वीडियोस आ रही हैं। इकोनॉमी की वीडियो थी, 11-12 घंटे की वीडियो भी थी। इसी प्रकार हमारी कई सारी वीडियोस आपके लिए आ रही हैं जो काफ़ी बड़ी बड़ी हो सकती हैं, इसलिए कई बार टाइपो एरर हो जाता है। इंसान है वो कंप्यूटर नहीं है, है ना। आगे चलते हैं।
शिलादित्य के उपनाम से हरियाणा में कौन सा सम्राट प्रसिद्ध है? शिलादित्य के उपनाम से हरियाणा में कौन सा सम्राट प्रसिद्ध है? राजा सूरजमल, राजा कर्ण, राजा हर्षवर्धन या फिर ये सभी? तो ऑप्शन सी राजा हर्षवर्धन है राइट ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन सी सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 113 की ओर। 113 कह रहा है कि ममता खरब निम्न में से किस उपनाम से विख्यात है? ममता खरब, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अंतरिक्ष की रानी नहीं, गोल्डन गर्ल इज अ राइट ऑप्शन। लेडी खली गलत है, हरियाणा केसरी गलत है, ऑप्शन बी गोल्डन गर्ल। चेक कर लो, ऑप्शन बी सही है, गोल्डन गर्ल। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है? अब वो आया वो वाला प्रश्न जो फंसा हुआ है तुम्हारा, अब वो आया जिसके ऑप्शन पहले लिख गए थे, आखिर में वो प्रश्न आ ही गया आपके पास। तो मेरे भाई छोटू चौधरी देवीलाल नहीं, चौधरी छोटू राम सही है, चौधरी भजनलाल, और ये सभी गलत हैं। ऑप्शन बी इज राइट था। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है मेरे भाई, हरियाणा किस व्यक्ति को केसरे हिंद की उपाधि दी गई? हरियाणा के किस व्यक्ति को केसरे हिंद की उपाधि दी गई? तो मतलब लाला मुरलीधर को केसरे हिंद की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हादी ए हरियाणा, हादी ए हरियाणा उपनाम से जाना जाता है शाह मोहम्मद, प्रोफेसर हाली, खुशीराम, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ ऑप्शन ए शाह मोहम्मद इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है जुड़ा हुआ है आपका स्टील किंग। हरियाणा का स्टील किंग नाम से प्रसिद्ध है? मनोहर लाल नहीं, ओम प्रकाश जिंदल बिल्कुल सही है, जिंदल है ना, जिंदल स्टील, जिंदल पाइप्स। बहुत बढ़िया, तो आप सभी को मेरे ख्याल से इसका जवाब पता हो गया होगा, जिंदल स्टील, जिंदल पाइप। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन हरियाणा केसरी के उपनाम से जाना जाता है? चौधरी भजनलाल, पंडित नेकीराम शर्मा, सुरेंद्र शर्मा या पंडित मांगेराम? तो ऑप्शन बी पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हरियाणा के राजकीय वृक्ष का नाम बताएं? तो हरियाणा का राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल है, ऑप्शन ए इज राइट है, हरियाणा का राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल है। चलते अगले प्रश्न की ओर। आधुनिक हरियाणा के शिल्पकार के उपनाम से जाना जाता है लाला मुरलीधर को, खुशीराम को, चौधरी बंसीलाल को या फिर पंडित जसराज को? विच वन इज राइट, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है आप, ऑप्शन सी सही था, चौधरी बंसीलाल को। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी हरियाणा राज्य का पक्षी है? निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी हरियाणा राज्य का पक्षी है? एशियाई कोयल, लाला काला डोंगो, भारतीय मोर या फिर ब्लैक पैंकुलिन? तो ऑप्शन डी सही है, ब्लैक पैंकुलिन, ऑप्शन डी इज राइट। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या जुड़ा हुआ है? हरियाणा का राजकीय पुष्प क्या है? हरियाणा का राजकीय पुष्प क्या है? कमल, गुलाब, सूरजमुखी या चमेली? तो ऑप्शन ए इज राइट था, कमल हरियाणा का राजकीय पुष्प है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल या कुश्ती? तो ऑप्शन डी कुश्ती है राइट ऑप्शन, सबको पता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न कह रहा है हरियाणा का राजकीय पशु निम्न में से किस में से कौन सा है? हरियाणा का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा? चीता, गौर, ब्लैक बग या फिर बारहसिंगा? तो ऑप्शन सी ब्लैक बग इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन सी सही है। ये प्रश्नों की श्रृंखला यूं ही जारी रहेगी, हम आगे नए प्रश्नों के चलता है। नया प्रश्न क्या कह रहा है आइए देखते हैं, पर उसके पहले हमारा टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम है, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ ताकि आप इसको एक बार देख सकें, स्कैन भी कर सकते हैं, उसको आप डायरेक्ट ज्वाइन भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा। और टेलीग्राम चैनल के बाद अगला प्रश्न फिर से आपके सामने है कि हरियाणा को निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में ब्रह्मावर्त कहा गया है? अष्टाध्यायी, मनुस्मृति, दिव्या वंदन या फिर ये सभी? तो ऑप्शन बी मनुस्मृति इज राइट ऑप्शन, बिल्कुल मनुस्मृति सही जवाब है इसका। देख लेते हैं, और कंप्यूटर महाशय से भी ऑप्शन बी को बता रहे हैं। चलते अगले प्रश्न पर। निम्न में से हरियाणा के प्राचीन इतिहास के अध्ययन हेतु उपयोगी साहित्यिक स्तोत्र कौन सा है? वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य या फिर उपयुक्त सभी? तो मैं बता दूं, हरियाणा के प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिए वैदिक साहित्य भी है, बौद्ध साहित्य भी है, जैन साहित्य भी है, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा, ऑप्शन डी इज राइट। देख लेते हैं, ऑप्शन डी इज राइट। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हरियाणा के तत्कालीन राजनीतिक जीवन की जानकारी किस बौद्ध साहित्य से मिलती है? मजलिम निकाय, पंचसूदनी, महापुराण या फिर दीर्घ निकाय? तो ऑप्शन ए सही है, मध्यम निकाय से मिलती है। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हरियाणा में किस वैदिक साहित्य की रचना हुई थी? हरियाणा में किस वैदिक साहित्य की रचना? वेद, उपनिषद, आर्ण्यक या फिर ये सभी? तो बता दो, वेद, उपनिषद और आर्ण्यक, इन तीनों की रचना जो हुई थी वो हरियाणा में हुई थी। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है हरियाणा की पहली से तीसरी सदी तक के सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन की जानकारी किस जैन ग्रंथ से प्राप्त होती है?
परिशिष्ट प्रवर्तन, भद्रबाहु चरित्र, कथाकोश या फिर ये सभी? तो ऑप्शन सी कथाकोश इज राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ से हरियाणा में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की सूचना मिलती है? दिव्यावंदन, मध्यम निकाय, दीघ निकाय, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए दिव्यावंदन इज राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? रोहतक, सिरसा, अग्रोहा या फिर पहुआ? तो बता दो ऑप्शन सी अग्रोहा इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि हरियाणा का अग्रोहा किस धर्म का एक प्रमुख केंद्र? ईसाई धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म या फिर शैव धर्म? तो ऑप्शन बी जैन धर्म इज राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हरियाणा में 7 प्रमुख वनों का उल्लेख किसमें है? हरियाणा में 7 प्रमुख वनों का उल्लेख किसमें है? वायु पुराण, वामन पुराण, स्कंद पुराण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बता दो ऑप्शन बी वामन पुराण इज राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है महाभारत से। तो महाभारत के नकुल दिग्विजय में हरियाणा के किस जिले का वर्णन है? रोहतक, हिसार, जींद या फिर ये सभी? तो ऑप्शन है रोहतक इज राइट ऑप्शन, रोहतक इज राइट ऑप्शन। आप अभी तक के प्रश्न देख रहे हैं कितने शानदार आते जा रहे हैं, तो आप इन प्रश्नों को समझिए करने की कोशिश करिए। आप इस प्रश्न को कई बार सुनेंगे लगातार 2x करके, तो आपको ये प्रश्न रट जाएंगे आपके मुंह जबानी। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस ग्रंथ में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियां विवरण की गई हैं? वामन पुराण, पृथ्वी पुराण, कथा पुराण या कथा साहित्य? तो ऑप्शन ए इज राइट था वामन पुराण। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? 7, 8, 9 या 11? तो ऑप्शन सी 9 सही है। वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? 9 नदियों का उल्लेख मिलता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसे भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है? सर अलेक्जेंडर कनगिम, एच.एल. श्रीवास्तव, रोजर्स या फिर डी.बी. स्नूपर? तो ऑप्शन है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। चलते अगले प्रश्न की ओर। किस विदेशी यात्री के विवरण में हरियाणा की जानकारी मिली है? एरियन, फयान, वेनसॉन्ग या फिर ये सभी? तो बता दूं कि इन सभी ए, बी और सी, इन सभी के विवरण में हरियाणा राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पंजाब विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किस स्थल की खुदाई हुई थी? सुघ, मिथातल, सिचावल या फिर ये सभी? तो ऑप्शन डी सही है, सुघ, मितातल, सिचावल, इन तीनों खुदाई हुई थी। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वास्तविक रूप में हरियाणा में प्रथम पुरातत्व खुदाई किसके द्वारा कराई गई? सर अलेक्जेंडर कनिंघम, रोजर्स, डी.बी. स्नूपर या फिर एफ.एल. श्रीवास्तव? तो मैं बता दूं आपको डी.बी. स्नूपर, ऑप्शन सी राइट था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभिलेख समानता कितने प्रकार के होते हैं? तो अभिलेख समानता 5 प्रकार के होते हैं, महत्वपूर्ण, इसको याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 1974-75 में हरियाणा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में निम्न में से किस स्थल की खुदाई की गई थी? बनावली, अग्रोहा, कुणाल या फिर सभी? तो बता दूं बनावली, अग्रोहा, कुणाल, इन तीनों की खुदाई की गई थी, महत्वपूर्ण, याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। अशोककालीन टोपरा हरियाणा के यमुनानगर जिले अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक, सुल्तान नसरुद्दीन, इब्राहिम लोदी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मैं बता दूं अशोककालीन टोपरा को, अभिलेख को दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में स्थापित करने वाला फिरोज शाह तुगलक था, ऑप्शन ए इज राइट। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? करनाल अभिलेख, पहवा अभिलेख, टोपरा स्तंभ अभिलेख या फिर हांसी अभिलेख? तो बता दूं ऑप्शन सी हरियाणा का सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो टोपरा स्तंभ अभिलेख है। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हरियाणा किस स्थान में मिले अभिलेख पर संगीत के 7 स्वरों का अंकन मिलता है? अग्रोहा, कपाल मोचन, मोहनवाड़ी या फिर गुरवाड़ी? तो अग्रोहा में हरियाणा के अग्रोहा से मिले अभिलेख पर संगीत के 7 स्वरों का अंक मिलता है। किस स्थान से? अग्रोहा से, ऑप्शन ए इज राइट था। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कई बार मैं आप सभी को कैमरे पे नहीं देख पाता हूँ, उसका सीधा तात्पर्य है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराना चाहता हूँ, है ना। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है पहवा अभिलेख से। अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है किससे? पहवा अभिलेख का संबंध किससे है? पहवा अभिलेख का संबंध किससे है? जल्दी बताइए। फिरोज शाह, भोजदेव, सोमदेव या फिर समुद्रगुप्त? तो पहवा अभिलेख का संबंध जुड़ा हुआ वो भोजदेव से जुड़ा है, ऑप्शन बी इज राइट। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? योद्धकालीन मुद्रांक कहां से प्राप्त हुए हैं? इंद्री, बुझेड़ा, अग्रोहा या फिर नारनौला? तो ऑप्शन सी अग्रोहा इज द राइट ऑप्शन, अग्रोहा बिल्कुल सही है। चलते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्राचीन काल में हरियाणा के किस स्थान में आहत सिक्के प्राप्त किए गए थे? सुग, अग्रोहा, नौरंगाबाद ये सभी? तो बता दूं सुग, अग्रोहा, नौरंगाबाद तीनों में आहत सिक्के प्राप्त किए गए थे, तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज राइट था।
चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है, सही कथन का चयन करिए। फिलहाल प्रश्न पूरा नहीं है क्योंकि यहाँ पर ए ऑप्शन है और बी सी डी गायब है ना। तो इसको भी हम लोग लीव पर डालते हैं, छुट्टी पर, है ना, टाइपो एरर के साथ में, है ना। एक आध प्रश्न इस तरह के बहुत जरूरी होते हैं साथ में। हरियाणा की अधिकांश मूर्तियां किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर से सभी? तो बता दो, हरियाणा की अधिकांश मूर्तियां वैष्णव, बौद्ध, जैन धर्म तीनों से जुड़ी हुई है, यानी ऑप्शन डी इज राइट था। चलते अगले प्रश्न पर। हरियाणा में मिले पुरा पाषाण कालीन औजारों में शामिल है कोर, फ्लैग, ए और बी दोनों या फिर गणासे? तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों है, चेक कर लेते हैं, ऑप्शन सी इज राइट। चलते अगले प्रश्न की ओर। हरियाणा किस स्थल से पुराषाण काल के उपकरण मिले हैं? धामली, कोटा, सुकेतड़ी या फिर ये सभी? तो ऑप्शन डी ये सभी है, यानी धामली, कोटला, सुकेतड़ी से ही हरियाणा में पूरा पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, आदि मानव ने पहले सीखा था पहिया बनाना, जानवरों को पालना, आबाद जीवन बिताना, आग उत्पन्न करना? तो मैं बता दूं, आदि मानव सबसे पहले सीखा था आग उत्पन्न करना, ऑप्शन डी इज राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूरा पाषाण काल को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2, 3, 4, 5? तो मैं बता दूं, और 3। पूरा पाषाण काल को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको याद रखिए, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। चलते अगले प्रश्न की ओर। किस काल में मानव ने कृषि करना प्रारंभ किया था? निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुराषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल? ऑप्शन सी राइट था। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्न पुरा पाषाण काल में प्रमुख औजार थे क्रोट, कुल्हाड़ी, खुरचीन या फिर सभी? तो ऑप्शन डी, क्रोट, कुल्हाड़ी, खुरचनी, ये तीनों निम्न पुरा पाषाण काल में प्रमुख औजारों में आया करते थे। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नव पाषाण काल के साक्ष्य हरियाणा में कहां से मिले हैं? पिंजौरा काल का क्षेत्र, पिंजौरा पंचकुला क्षेत्र, करनाल हिसार क्षेत्र या फिर मोहतमाबाद पहाड़ी? तो ऑप्शन ए सही है, पिंजौर काल का क्षेत्र। चलते अगले प्रश्न की ओर। किस काल के औजारों को लघु अश्म के नाम से जाना जाता है? निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल या फिर नव पाषाण काल? तो ऑप्शन बी, मध्य पाषाण काल। किस काल के औजारों को लघु अश्म के नाम से जानते हैं? मध्य पाषाण काल के औजारों को जानते हैं। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन शीशवाल संस्कृति का स्थल नहीं है? मिथातल, बालू, फरमड़ा या फिर गोधना? तो ऑप्शन बता दूं, डी, गोधना जो है वो शीशवाल संस्कृति का स्थल नहीं है। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस संस्कृति को कृषक संस्कृति भी कहा जाता है? शीशवाल संस्कृति, आंकड़ा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बता दूं, शीशवाल संस्कृति को कृषक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा। हम लोग रैपिड फायर क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं। यहाँ पर हम लोग तकरीबन 1 घंटे में कई सौ क्वेश्चंस कर लेते हैं और एक बड़ी सीरीज जो आपके हरियाणा के एग्जाम में आज तक पूछी गई है वो सब यहीं कंप्लीट हो जाएगी। और कोई भी नया प्रश्न तो बनने वाला है नहीं, तो आपको सभी पता है जो बनेगा वो करंट अफेयर से बनेगा। तो पुराने प्रश्न सभी यहीं पे कंप्लीट हो जाएंगे, आपको किसी भी क्लास को लेने की जरूरत नहीं है अगर आपने ये क्लास एक बार पढ़ ली और 2-3 बार रिवाइज कर ली तो। चलते अगले प्रश्न की ओर। हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित मिथातल गांव में खुदाई के द्वारा की गई थी डॉक्टर मोहन कुमार, सूरज भान, आर एस बिस्ट या फिर डॉक्टर अमरेंद्र के द्वारा? तो डॉक्टर सूरज भान के द्वारा भिवानी जिले स्थित मिथातल गांव की खुदाई की गई थी। महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। शीशवाल के टीले से निम्न में से, शीशवाल के टीले से निम्न में से कौन सी वस्तु मिली थी? हाथ से बने मृदभांड, मनका, मिट्टी की चित्र चूड़ी, ये सभी? तो बता दो, ऑप्शन डी सही है, हाथ से बने मृदभांड, मनका और मिट्टी की चित्र चूड़ियां सभी मिली हुई थी। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हरियाणा के हिसार के किस क्षेत्र की खुदाई से शीश वाली लोगों की संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? तो राखीगढ़ी, बालू, फरमाड़ा या फिर कुणाल? तो मैं बता दूं, ऑप्शन ए राइट था, राखीगढ़ी से। चलते अगले प्रश्न की ओर। हरियाणा पुरातत्व विभाग के नेतृत्व में बनावली में विधिवत उत्खनन कब प्रारंभ हुआ था? वर्ष 1970, वर्ष 1972, वर्ष 1976 या फिर वर्ष 1976? तो मैं बता दूं, ऑप्शन सी, वर्ष 1974 इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सीशावाल संस्कृति की विशेषता है? यह एक कृषि प्रधान संस्कृति थी। गाय, बैल, बकरी तथा कुत्ता आदि प्रमुख पालतू पशु थे। इस काल में धर्म देवी देवताओं का निर्माण होने लगा था। उपरोक्त सभी तो बता दूं, ऑप्शन डी सही है, सीसवाल संस्कृति के दौरान यह एक कृषि प्रधान संस्कृति थी, बिल्कुल सही थी। गाय, बैल, बकरी तथा कुत्ता आदि पशु प्रमुख पालतू पशु तो बिल्कुल सही था। इस काल में धर्म देवी देवताओं का निर्माण होने लगा था, यानी ऑप्शन सी भी सही था, यानी सब सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? शीशवाल संस्कृति के अंतर्गत बालू स्थल की खुदाई वर्ष 1978 से 79 में हुई। परमाणा शीशवाल संस्कृति के प्रथम चरण से संबंध है। गिरवड़ की खुदाई से मृदभांड पकाने की 2 भट्टियां मिली थी। उपरोक्त सभी, विच वन इज राइट? तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन डी राइट था। ये सारे जवाब ही सही हैं, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के जिले में मिली है, रांची, हिसार, कुरुक्षेत्र पे अंगिरस। तो ऑप्शन बी सही था, हिसार में मिली हुई है। चलते अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है आपका, हाकड़ संस्कृति के साक्ष्य किस नदी के किनारे मिले हैं? घग्गर, यमुना, गंगा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बता दो ऑप्शन ए इज राइट, घग्गर नदी किनारे से मिले हुए हैं। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम स्थल है? भाड़ना, राखीगढ़ी, बनावली या फिर कुणाल? तो ऑप्शन है भड़ाना इज द राइट ऑप्शन। हड़प्पा घाटी स्थलों में से भड़ाना जो है हरियाणा में प्राचीनतम स्थल है, महत्वपूर्ण, इसको याद रखें। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से किस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है? शीशवाल, हाकड़, सिंधु घाटी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन सी सही था। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस विद्वान ने बनावली की खोज की थी? तो मैं बता दूं आर.एस. बिस्ट ने बनावली खोज की थी, ऑप्शन बी राइट था। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? राखीगढ़ी, फरीदाबाद, बनावली या फिर दौलतपुर? तो ऑप्शन बी फरीदाबाद इज राइट ऑप्शन। फरीदाबाद इज राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? मिथातल, राखीगढ़ी, सीसवाल या फिर कुणाल? तो आपको बता दो ऑप्शन बी राखीगढ़ी है राइट ऑप्शन। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी है। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा उत्खनन स्थल सही सुमेलित है? मिथातल, भिवानी, राखीगढ़ी, फतेहाबाद, बनावली, यमुनानगर, शीशवाल, कुरुक्षेत्र? राइट। तो मैं बता दूं ऑप्शन ए राइट था, मिथातल और भिवानी। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का हरियाणा में स्थित दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? दक्षखेड़ा, दौलतपुर, कुणाल या फिर बालू? तो ऑप्शन है दक्षखेड़ा का राइट ऑप्शन, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का हरियाणा में स्थित दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। चलते आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है आपके हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में किसमें खुदाई से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? राखीगढ़ी, शीशवाल, रोहतक या करनाल? तो ऑप्शन ए राखीगढ़ी था राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल गिरावड़ किस जिले में स्थित है? रोहतक, भिवानी, जींद या करनाल? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए रोहतक। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल गिरावड़ जो है वो रोहतक जिले में स्थित है, महत्वपूर्ण। इस प्रश्न को आप सभी अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस स्थल में राजसी मुकुट खोजा गया? बनावली, राखीगढ़ी, कुणाल या सभी? तो बता दो कुणाल में खोजा गया, ऑप्शन सी राइट था। चलते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। हिसार, खोखड़ी, जिंद, पुंज, करनाल, राखी, शाहपुर या भिवानी, तिगड़ाना? तो मैं बता दूं आपको ऑप्शन सी 3124 इज राइट ऑप्शन। 3124 इज राइट ऑप्शन, यानी हिसार का होगा राखी, शाहपुरा। ठीक है, और जींद का होगा खोखड़ी, करनाल का होगा पूजम, भिवानी का तिगड़ाना। ठीक है, 3 1 2 4। चलते अगले प्रश्न पर। वही प्रश्न दिया हुआ है क्या? नहीं, प्रश्न दूसरा है, पर यहाँ पर कुछ तो एरर है, उठाना पड़ेगा इसको मुझे। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्या हो गया? हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सूची व सूची को सम्मिलित कीजिए। क्या होगा? बालू 1979, मदीना 2007 और 8, कुणाल 2003 और 4, गिरावड़ 2007। तो विच वन इज राइट? मेरे ख्याल से ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी इज राइट। 4321 डी इज राइट, 4321 है ना। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? हरियाणा आर्यवर्त का प्रमुख भाग किस काल का था? वैदिक काल, मुगल काल, प्रागैतिहासिक काल या फिर सभी? तो बता दो ऑप्शन है वैदिक काल इज राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या है? हरियाणवी, हरवी, हरियारी या फिर हराना? तो बता दो हराना हरियाणा का नाम था ऋग्वेद में। महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा के रखिए। चलते अगले प्रश्न की ओर। हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियां दृष्टवती है, यमुना, सरस्वती, शिवलाय, गोदावरी? तो ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन बी इज राइट। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वैदिक सभ्यता फली फूली है, सरस्वती, गंगा, यमुना या कावेरी? वैदिक सभ्यता फली फूली है, जल्दी बताओ। तो ऑप्शन ए इज राइट था, सरस्वती।
किसके किनारे? सरस्वती किनारे वैदिक सभ्यता फली फूली महत्वपूर्ण है, ऑप्शन ए इज राइट। चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? स्कंद पुराण में हरियाणा को क्या कहा गया है? हरियाली, हरियाले, हरियाणा या फिर हराना? तो बता दो हरियाली कहा गया है। स्कंद पुराण में हरियाणा को हरियाली नाम से जानते हैं, महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक वंश की मातृभूमि का इतिहास है। इसका जवाब सी क्या होगा? ऑप्शन सी भरत। ऑप्शन सी भरत इज द राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न की ओर। आर्य लोग हरियाणा के किस नाम से अभिहित करते थे? मातृभूमि, देवभूमि, देवलोक या स्वर्गलोक? ऑप्शन बी देवभूमि। हरियाणा को किस नाम से अभिहित करते थे? देवभूमि के नाम से अभिहित करते थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुमेलित कीजिए हरियाणा के प्रमुख वैदिक कालीन क्षेत्रों को। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। फरीदाबाद बल्लभगढ़, गुरुग्राम गोहाना, कुरुक्षेत्र लाडवा, सिरसा कानिया। 1 2 3 4 ऑप्शन ए सही है। अगला देख लेते हैं। निम्न में से किसका संबंध हरियाणा से था? सुदृढ़, शर्याती, ए और बी दोनों या फिर इक्ष्वाकु? तो ऑप्शन सी राइट था, सुदृढ़ और शर्याती। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजा कुरु ने किसे परास्त करके सरस्वती क्षेत्र पर अधिकार पाया था या फिर अधिकार कर लिया था? पांचाल, वत्स, है या पुरु? तो ऑप्शन ए राइट, पांचाल को हराकर राजा कुरु ने सरस्वती क्षेत्र पर अधिकार पा लिया था। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ईस्वी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश का पराक्रमी राजा हुआ था? पुरुवंश, भरतवंश, कुरुवंश या फिर ये सभी? तो बता दो ऑप्शन डी राइट था, ये सभी। चलते अगले प्रश्न की ओर। युद्ध भूमि धर्म की भूमि के नाम से भी संदर्भित है। युद्ध भूमि धर्म की भूमि के नाम से भी संदर्भित है। पानीपत, कुरुक्षेत्र, मेवाड़ या फिर कारगिल? तो कुरुक्षेत्र जो है, युद्ध भूमि जो है वो धर्म भूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी इज राइट था, कुरुक्षेत्र। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, महाभारत का युद्ध किसके दौरान हुआ था? 900, 800, 700, 600 ईसा पूर्व? तो महाभारत का युद्ध 900 ईसा पूर्व के दौरान हुआ था। 900 ईसा पूर्व के दौरान हुआ था, महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा। बहुत सारे प्रश्न हैं और याद कर पाना उतना ही कठिन है, पर बहुत ही आसान है ना। अगर आप 1 2 बार इसको सुन लेंगे तो आपको सारे प्रश्न अमूलतः याद हो जाएंगे। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, महाभारत का मूल नाम क्या था? धर्म भारत, पांचाली कथा, जय संहिता या जय भारत? तो ऑप्शन बी सही था, पांचाली कथा इज द राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में किस तीर्थ स्थान पर दिया था? मार्कंडेय तीर्थ, ज्योतिषर तीर्थ, ब्रह्मकुंड, कालेश्वर? तो ऑप्शन बी ज्योतिषर तीर्थ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर तीर्थ में दिया हुआ था, महत्वपूर्ण, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, वेदव्यास द्वारा महान ग्रंथ महाभारत कहाँ लिखा गया? सोनीपत, कुरुक्षेत्र, हिसार या फिर पानीपत? तो बता दूं, वेदव्यास द्वारा महान ग्रंथ महाभारत जो लिखा गया वो कुरुक्षेत्र में लिखा गया, ऑप्शन बी इज राइट था। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हरियाणा का किस महाकाव्य में उल्लेखित किया गया? तो हरियाणा को महाभारत में उल्लेखित किया गया, ऑप्शन सी इज राइट था, हरियाणा को महाभारत में उल्लेखित किया गया। चलते अगले प्रश्न की ओर। महाभारत में हरियाणा दर्शाया गया है बहुत धन्यायक, पटना, हरियाणा, कुरुक्षेत्र? तो बता दो बहुत धन्यायक ना, महाभारत में हरियाणा को बहुत धन्यायक दर्शाया गया है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कुरुक्षेत्र का युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र सुनाने वाला संजय था, ऑप्शन सी इज राइट है, सबको पता है। देख लेते हैं फिलहाल, ऑप्शन सी राइट, संजय सही है। अगला प्रश्न क्या है? हरियाणा का प्राचीनतम महाकाव्य क्या है? तो हरियाणा का प्राचीनतम महाकाव्य जो है भगवत गीता है, महत्वपूर्ण है, ऑप्शन बी याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भगवत गीता का संकलन किया गया या बताया जाता है शंकराचार्य द्वारा, माधवाचार्य द्वारा, वेदव्यास द्वारा या वल्लभाचार्य द्वारा? तो ऑप्शन सी वेद व्यास द्वारा भगवत गीता का संकलन किया गया है या फिर बताया जाता है वेद व्यास द्वारा। चलते अगले प्रश्न की ओर। भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जोड़ने का दूसरा मार्ग क्या है? कर्म, क्रिया, भक्ति या ज्ञान? तो बता दूं, ज्ञान जो है वो भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग होता है। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से किससे पवित्र जिला माना जाता है? पंचकुला, कुरुक्षेत्र या फिर अम्बाला? तो ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र को ही पवित्र जिला मानते हैं, ऑप्शन बी इज राइट। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, महाभारत काल में राजा करनाल शहर की स्थापना की गई थी राजा कर्ण द्वारा। राजा कर्ण द्वारा करनाल शहर की स्थापना की गई, महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। अशोक के काल में हरियाणा में बौद्ध धर्म का केंद्र था, हिसार, थानेश्वर, टोपरा या फिर ये सभी? तो बता दूं, ये सभी अशोक के काल में बौद्ध धर्म के क्षेत्र हुआ करते थे, हिसार, थानेश्वर, टोपरा, यानी ऑप्शन डी सही है, ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध द्वारा पवित्र किए गए कम्मासदम स्थल का आधुनिक नाम क्या है? तो बता दो, उसका आधुनिक नाम कैथल है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखें। चलते अगले प्रश्न की ओर। बुद्ध के समय में हरियाणा किस स्थान पर 5 बौद्ध विहार थे? रोहतक, कालानौर, सुध या फिर टोपरा? तो बता दूं, ऑप्शन सी सुध का राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार थानेश्वर में कितने संग्रहालय थे? 2 3 6 8? तो ऑप्शन
यहाँ पर बी सही है, 3 संग्रहालय हुआ करते थे, महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखें। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अग्रहा हिसार का उल्लेख है? तो बता दूं आपको, दिव्यावदान में अग्रहा का उल्लेख है, यानी हिसार का उल्लेख। चलते अगले प्रश्न की ओर। अग्रहा किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? अग्रहा किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? बौद्ध, सिख, ईसाई, इनमें से कोई नहीं। बताइए विच वन इज राइट। तो बता दूं अग्रहा जो है वो बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हरियाणा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन था? रोहतक, सिरसा, पिंजौर या फिर ये सभी? तो बता दो हरियाणा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र जो हुआ करता था वो था रोहतक, सिरसा, पिंजौर, ये तीनों हुआ करते थे, महत्वपूर्ण, यानी ऑप्शन डी सही है। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हरियाणा में जैन धर्म के प्रचार प्रसार में किस संत की भूमिका प्रमुख थी? तो हरियाणा में जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संत लोहाचार्य की भूमिका बहुत प्रसिद्ध मानी गई है। चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जैन तीर्थंकर आदिनाथ की धातु की प्रतिमा किस स्थल से प्राप्त हुई है? पिंजौर, थानेश्वर, सिरसा या जींद? तो मैं बता दूं ऑप्शन डी सही है, जींद से प्राप्त हुई। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? रोहतक के किस स्थान से प्राचीन जैन मूर्तियां मिली है? ताराकोट, खोखराकोट, बालाकोट या फिर नगरकोट? तो ऑप्शन बी राइट था, खोखराकोट से मिली हुई है। चलते अगले प्रश्न पर। हरियाणा शब्द मूलतः किससे बना? हरियाणा, हरिवाणक, हरियाणा या फिर हरियाणा? तो मैं बता दूं हरियाणा से ही हरियाणा शब्द बना हुआ है, महत्वपूर्ण, ये भी याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। अस्थल बोहरा से किसकी मूर्ति मिली है? पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, चक्रेश्वरी या फिर सभी? तो अस्थल बोरा से पार्श्वनाथ की भी, शांतिनाथ की भी, चक्रेश्वरी, इन तीनों की मूर्तियां प्राप्त हुई। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर यदुनाथ के अनुसार हरियाणा शब्द किससे संबंध है? हरियाली, हरियाणा, हरियाणा या फिर ये सभी? तो ऑप्शन ए सही है, हरियाली से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है? ढिल्लिका, हरिनाम या फिर हरियाणा? उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस ग्रंथ में हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? तो बता दूं आपको, महापुराण में हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। ऑप्शन बी गलत था, स्कंद पुराण, वामन पुराण और गरुड़ पुराण, ये गलत थे। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है? किस पुराण में हरियाणा का हरियाली नाम का जिक्र मिलता है? तो मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, स्कंद पुराण में ही हरियाला नाम से हरियाणा को जाना जाता था, महत्वपूर्ण, इसको भी याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है? किस काल में ब्रह्मवत कुरुक्षेत्र का जाने लगा है? वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाभारत काल में या फिर मौर्य काल में? तो ऑप्शन सी, महाभारत काल में ही ब्रह्मवत कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरियाणा को हरिधान क्या नाम किस विद्वान ने दिया? तो बता दूं पंडित राहुल सांस्कृत्यायन थे जिन्होंने हरियाणा को हरिधान क्या नाम दिया था। चलते अगले प्रश्न की ओर। किस ग्रंथ में हरियाणा प्रदेश को हरिबाणक शब्द से संबोधित किया गया? ज्योति प्रकाश, सोम प्रकाश, विजय प्रकाश या अखंड प्रकाश? ऑप्शन डी सही था, अखंड प्रकाश। अखंड प्रकाश में हरियाणा को हरिबाणक शब्द से संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में है? वायु पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण या फिर स्कंद पुराण? तो ऑप्शन डी सही था, स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्राचीन काल में किस महाजनपद का विस्तार हरियाणा तक था? तो मैं बता दूं आपको, हरियाणा तक सिर्फ एक जनपद जिसका विस्तार था, उसका नाम था कुरु, बाद में वही कुरुक्षेत्र हो गया। चलते अगले प्रश्न की ओर। किस शताब्दी के उपरांत प्रदेश को हरियाणा नाम से संबोधित किया जाने लगा था? तो मैं बता दूं आपको, 14वीं शताब्दी के दौरान हरियाणा को हरियाणा नाम से संबोधित किया जाने लगा था, महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको भी याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य में भाग रहा था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर ये सभी? तो हरियाणा राज्य जो था वो बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त तीनों के राज्य का भाग रहा था, तीनों राजाओं के राज्य का भाग रहा था। हरियाणा में गणतंत्री व्यवस्था का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गणतंत्री व्यवस्था का संस्थापक मौर्य वंश को माना गया है, फिलहाल ऑप्शन सी लिखा है, मौर्य वंश। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत के सबसे बड़े योद्धा गणराज्य का केंद्र था? तो योद्धा गणराज्य केंद्र, ऑप्शन डी, हरियाणा इज द राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है? में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। सारनाथ, सिलोन, सुध या कुरुक्षेत्र? तो ऑप्शन डी, कुरुक्षेत्र का राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हरियाणा की किस टकसाल से योद्धा सिक्के ढालने का प्रमाण मिलता है? खोखराकोट, रोहतक, सुध यमुनानगर, दुल्लकोटी, थानेश्वर या फिर कालनौर, जींद? बता दो ऑप्शन ए सही था, खोराकोट इज द राइट ऑप्शन। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, बहुत सारी चीजें इस प्रश्न में लिखी हुई है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हरियाणा में योद्धा गण के सिक्के सर्वप्रथम किस शताब्दी में मिली थी? तो मैं बता दूं, योद्धा गण के सिक्के जो हमें मिले थे वो 19वीं शताब्दी में प्राप्त हुए थे, 19वीं, ऑप्शन सी इज राइट था। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है हमारा, हरियाणा का दूसरा प्रमुख गणराज्य कौन सा था? योद्धा, कुड़िंद, अग्रगण या फिर अर्जुनागण? तो ऑप्शन सी सही था, अग्रगण था।
है ना, ऑप्शन सी सही है, अग्रगण। चलते अगले प्रश्न की ओर। योद्धा गणराज्य में हरियाणा को क्या कहा जाता है? बहुधान्य, हरियाला, हरियाणा या फिर हरियाणा? तो ऑप्शन ए सही है, बहुधान्य। बहुधान्य, जहां पर अधिक धान्य पैदा होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। कुड़िंद गणराज्य का क्षेत्र हरियाणा किस जिले में स्थित है? अंबाला, पानीपत, जींद या फरीदाबाद? तो ऑप्शन ए अंबाला इज द राइट ऑप्शन, अंबाला में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अग्र गणराज्य की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? अग्र गणराज्य की राजधानी निम्न में से कौन सी? थानेश्वर, खोखरा कोट, फरमाणा या फिर अग्रो? तो ऑप्शन डी है, अग्रो जो थी अग्र गणराज्य की राजधानी थी। महत्वपूर्ण, याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न अकम्प्लीट है क्योंकि चयन करने को आ रहा है, कूट छुपे हुए हैं। इस प्रश्न को छोड़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? कुड़िंद गणराज्य के सिक्के कहाँ से मिले थे? कुड़िंद गणराज्य के सिक्के कहाँ से मिले थे? मैं बता दूं आपको, कुड़िंद गणराज्य सिक्के जो मिले थे वो करनाल और जगाधारी दोनों जगह से मिले थे, यानी ऑप्शन सी, ए और बी सही है। वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन या फिर प्रभाकर वर्धन? तो वर्धन वन का संस्थापक जो था पुष्यभूति था, ऑप्शन ए इज राइट है, याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न कह रहा है, किस अभिलेख में यह सूचना मिलती है कि समुद्रगुप्त ने यौध्य गणराज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था? भीतरी अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, जूनागढ़ अभिलेख या फिर ऐहोल अभिलेख? मतलब प्रयाग प्रशस्ति में ये सूचना मिलती है कि समुद्रगुप्त ने यौध्य गणराज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वर्धन वंश के किस शासक ने प्रतापशील की उपाधि धारण की थी? तो बता दूं, प्रतापशील की उपाधि धारण करने वाला प्रभाकर वर्धन था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप याद रखें। चलते अगले प्रश्न की ओर। नरवर्धन ने हरियाणा में कहां अपनी सत्ता स्थापित की थी? तो नरवर्धन ने हरियाणा में थानेसर परगना में अपनी सत्ता स्थापित की थी। ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 700 ईसी में कुरुक्षेत्र में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? पहलवा, थानेसर, लाडवा या झांसी? तो मैं आपको बता दूं कि थानेश्वर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर कब से कब तक शासन किया था? 747, 606 से 647, 400 350, 200 में 250, 250 में 150? तो बता दूं 606 से 647। मुझे एक बार 607 याद आया था, पर मैंने देखा नहीं, 607 नहीं, 606 ही सही है, ऑप्शन ए इज राइट है। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है आपके बाणभट्ट से। बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे? पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन, अंगपाल या फिर हेमचंद्र? तो बता दो ऑप्शन बी, हर्षवर्धन के बाणभट्ट जो थे वो राजकवि हुआ करते थे। महत्वपूर्ण, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था, भारतंजलि, नारायणीयम, नागानंद? इनमें से कोई नहीं, तो बता दो ऑप्शन सी सही था, नागानंद। राजा हर्षवर्धन ने नागानंद नाम का एक प्रसिद्ध नाटक लिखा हुआ है। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था? हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन या फिर माधववर्धन? तो हर्षवर्धन के क्षेत्र में ये आया हुआ था। चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है हमारा हर्षचरित द्वारा लिखा गया है, बाणभट्ट, शूरदास, बलुक शर्मा या फिर अनंत राम से? तो हर्षचरित लिखा गया है बाणभट्ट द्वारा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी याद रखें। चलते अगले प्रश्न की ओर। हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेश्वर के आसपास का क्षेत्र था कुरुक्षेत्र, अंबाला, भिवानी या फिर पंचकुला? तो बता दूं ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र राइट ऑप्शन। हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेश्वर के आसपास क्षेत्र कुरुक्षेत्र हुआ करता था। महत्वपूर्ण, इसको याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जुड़ा हुआ, चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के किस शहर के वैभव और शक्ति पर चर्चा की? करनाल, थानेश्वर, गुरुग्राम या फिर कुरुक्षेत्र? तो बता दो कुरुक्षेत्र पर चर्चा की गई है। ह्वेनसांग द्वारा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में वैभव और शक्ति की चर्चा की गई है। महत्वपूर्ण, इसको याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है, हरियाणा किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों से ज्ञात होता है कि हरियाणा में प्रतिहारों का शासन था? तो प्रतिहारों के शासन के लिए जोधका, जोधका इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए सही है। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखा हुआ, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई थी? हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई? सोनीपत, पहवा, अग्रोहा या पानीपत? तो ऑप्शन ए इज राइट था, सोनीपत से प्राप्त हुई। महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखेंगे। चलते अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किसके शासनकाल में पहवा व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित था? मिहिर भोज, रामभद्र, वत्सराज या फिर महेंद्रपाल? तो ऑप्शन ए सही था, मिहिर भोज के शासनकाल में पहला व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित था। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? वत्सराज, नागभट्ट, रामभद्र या फिर मिहिर भोज? तो ऑप्शन डी सही था, मिहिर भोज। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक था मिहिर भोज। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है, तोमर राज्य की नींव किस शासक ने रखी थी? जाउल, शोभित, पीपल राजदेव या फिर अनंगपाल? तो बता दूं ऑप्शन डी, अनंगपाल ने ही तोमर राज्य की नींव रखी हुई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको भी याद रखें। चलते अगले प्रश्न की ओर। राजशेखर किसके दरबार में निवास करते थे? तो राजशेखर नागभट्ट, दो बार नागभट्ट फिलहाल आ गया, दोनों बार गलत होगा, है ना।
महेंद्र पाल के दरबार में निवास करते थे। ऑप्शन सी इज राइट था। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है, किस शिलालेख से चौहान एवं तोमर वंश के शासकों के मध्य संघर्ष का विवरण मिलता है? पहवा शिलालेख, हर्षनाथ का शिलालेख, भीतरी शिलालेख या फिर उसमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी हर्षनाथ का शिलालेख। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है आपका, किस शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि हरियाणा में तोमर वंश का उदय जौल नामक सरदार के द्वारा हुआ था? ऐहोल प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, भीतरी अभिलेख या फिर पहवा अभिलेख? मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ फिलहाल। पहवा अभिलेख के द्वारा ये हुआ था। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख लेते क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका जुड़ा हुआ था। अगले प्रश्न में आने से पहले मैं आपको बताता हूँ, हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको आप स्कैन कर सकें। इसको स्कैन करके आप हमारे सीधे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच सकते हैं, या फिर आप tm.e रिजल्ट टेलीग्राम में हमारे रिजल्ट गुरु ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है, हम इसको आप तब तक ऐड हो लीजिए हमारे ग्रुप से, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपको ले चलेंगे अगले प्रश्न। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था? तुगलक, गुप्त, पुष्य, भूतिया, तोमर? तो मैं बता दूं ऑप्शन डी तोमर का राइट ऑप्शन। तोमर का शासन था उस वक्त का। महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखेंगे, तोमर का शासन था। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, महमूद गजनवी ने हरियाणा क्षेत्र पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? तो महमूद 1008 ईस्वी में, 1009 पे, 1010 पे या फिर 11 पर? तो 1009 पर महमूद गजनी ने हरियाणा क्षेत्र पर 1009 ईस्वी पर आक्रमण किया था। वह मुस्लिम शासक जिसने 1000 और 1026 ईस्वी के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद बिन कासिम? तो ऑप्शन ए इज राइट था, महमूद गजनवी। चलते अगले प्रश्न की ओर। महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद उसके पौत्र मसूद ने किस वर्ष हरियाणा के हांसी पर आक्रमण किया? 1037, 1063, 1032 या फिर 1039 ईस्वी में? तो ऑप्शन ए इज राइट, 1037 ईस्वी पे। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, थानेसर के मंदिर में स्थित चक्र स्वामी की मूर्ति को किस शासक ने नष्ट किया था? महमूद गजनवी, मसूद या मादूद या फिर जयपाल? मैं बता दूं ऑप्शन ए महमूद गजनवी इज अ राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न की ओर। तोमर शासक अंगपाल द्वितीय का शासनकाल था 1040 से 1060, 1046 से 1071, 1051 से 1081, 1056 से 1089? तो ऑप्शन सी सही है, 1051 से 1081 तक। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न पर। मादुद ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया था? तो मादुद ने हरियाणा पर 1040 सॉरी कब किया था? 1043 पे आक्रमण किया था। ऑप्शन बी राइट था। पढ़ते अगला प्रश्न क्या लिखा है। अगला प्रश्न लिखा है कि आमेर के चौहान शासक अड़ोज राज किस वर्ष महाराज ध्वजाचार परमेश्वर श्री की उपाधि धारण कर अपनी सेना के साथ हरियाणा की ओर बढ़े थे? 1172 ईस्वी में, 1139 ईस्वी में, 1147 ईस्वी में या फिर 1109 ईस्वी में? विच वन इज राइट? मुझे बताइए कौन सही होगा। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन बी इज राइट था, 1139 ईस्वी में। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तोमर वंश के पतन के बाद किस शक्तिशाली वंश का उदय हुआ? चौहान वंश का, तुगलक वंश का, लोधी वंश का, इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन है चौहान वंश का उदय हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न। तोमर वंश के पतन के पश्चात सबसे पहले चौहान वंश का उदय हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार भादनाक वंश के शासकों का संबंध किस जाति से है? यूची जाति, अहिर जाति, सिथाइन जाति, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी सही है, अहिर जाति से है। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है आपका, चौहान नरेश विग्रहराज चतुर्थ ने तोमर शासकों को पराजित कर किस दुर्ग पर अधिकार किया था? दिल्ली, हाथी? ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो बता दो ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों पे अधिकार किया था। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, 1182 ईस्वी में चौहान वंश के किस शासक के आक्रमण के बाद भादनकों की शक्ति समाप्त हो गई थी? सोमेश्वर, अमरयांग, गांगे, पृथ्वीराज तृतीय या फिर विग्रहराज? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पृथ्वीराज तृतीय। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखा है, वर्तमान में हरियाणा में कौन से क्षेत्र भादनकों के क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं? रेवाड़ी व भिवानी, रोहतक व झज्जर, सोनीपत व करनाल, गुरुग्राम या फरीदाबाद? तो ऑप्शन ए राइट था, रेवाड़ी और भिवानी। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, तरावड़ी या फिर तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? बलबन, हेमचंद, पृथ्वीराज चौहान या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? तो ऑप्शन सी, पृथ्वीराज चौहान इज द राइट ऑप्शन।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, किस वर्ष मोहम्मद गौरी ने हरियाणा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था? 1098, 1191, 1175 या फिर 1206? तो सही जवाब है इसका 1191। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तराइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार के बाद अग्रोहा का क्षेत्र किसी मुस्लिम शासक के अधीन चला गया था? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चतुर्थ? तो ऑप्शन सी सही है, पृथ्वीराज तृतीय। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तराइन के प्रथम युद्ध में हरियाणा के किस राज्यपाल ने गौरी के पीछे हटने को मजबूर कर दिया था? विग्रहराज, पृथ्वीराज, आड़ोराज या फिर गोविंदराज? तो ऑप्शन सी सही, ऑप्शन डी सही है, गोविंदराज इज द राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, गजनी के शासक यलदोज ने हरियाणा पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? इल्तुतमिश, उलगु खां, मसूद या फिर मदूद? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। गजनी के शासक यलदोज ने हरियाणा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया था, ऑप्शन ए सही था। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, गुलाम या दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिर रजिया? तो ऑप्शन बी सही है, बलबन, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है, हरियाणा में रजिया सुल्तान को निम्न में से किस विरोध किया था? हरियाणा में रजिया सुल्तान का निम्न में से किसने विरोध किया था? जाट, राजपूत, ए और बी दोनों? तो मैं बता दूं, ए और बी दोनों, जाट और राजपूत दोनों ने मिलकर रजिया सुल्तान का विरोध किया। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, इल्तुतमिश के शासनकाल में कितने इक्तों का उल्लेख मिलता है? 5, 6, 7 और 9? मैं बता दूं, इल्तुतमिश के शासनकाल में 7 इक्तों का उल्लेख मिलता है। चलते अगले प्रश्न पर, किस सुल्तान ने अलगू खां या फिर बलबन से संधि कर उसे आमिर ए हाजिब बना दिया था? सही जवाब है नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद ने उल्गू खां बलबन संधि कर उसे आमिर ए हाजिब बना दिया था, ऑप्शन सी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हरियाणा के सभी इक्ते किसके शासनकाल में स्वतंत्र हो गए थे? बहराम शाह व मशहूद, बहराम शाह व उल्गू खां, इल्तुतमिश मद या उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन है, बहराम शाह व मशहूद। चलते हैं अगले प्रश्न पर, गुलाम वंश का अंतिम शासक जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए एवं अत्याचार किया वह कौन था? महमूद गजनी, शहाबुद्दीन, बलबन या फिर मशहूद शाह? तो ऑप्शन सी, बलबन इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न पर, मेवाती सरदार मलखा के नेतृत्व में किस वर्ष हांसी के पास नसरुद्दीन मोहम्मद के सेनापति के ऊंटों के कारवां पर हमला किया गया? 1257, 1252, 1260 या 1255? तो ऑप्शन है 1257 इज द राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न पर, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? बलबन, नसरुद्दीन महमूद, शमसुद्दीन कम्यूजर या फिर महमूद शाह? तो ऑप्शन सी सही था, शमसुद्दीन कम्यूजर। अगला प्रश्न देखते हैं, मेवात में शांति स्थापित करने के लिए किस गोपालगिरी ने दुर्ग बनवाया था? बलबन, महमूद शाह, महदूद या फिर माशूद? तो ऑप्शन है बलबन इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अलाउद्दीन के शासन काल में मंगोलों ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया था? 1296 ईस्वी में, 1300 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में, 1305 ईस्वी में? इसका सही जवाब है 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन के शासन काल में मंगोलों ने हरियाणा पर आक्रमण किया। चलते अगले प्रश्न पर, अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल था? ऑप्शन ए 1290 से 1296, ऑप्शन बी 1296 1316, ऑप्शन सी 1298 से 1312, ऑप्शन डी 1305 से 1318। तो ऑप्शन बी 1296 से 1316 इसी से राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न पर, अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष का नाम बताइए जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपार धन दौलत के साथ लौटा? बलबन, नसरुद्दीन, मलिक कफूर, जलाउद्दीन? तो ऑप्शन सी सही था, मलिक काफूर इज द राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न पर, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को हिंदू सेनापति सेनानायक नानक ने मंगोलों की सेना को हांसी एवं सिरसा के मध्य रोक दिया था? गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश, नसरुद्दीन महमूद या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो सही, इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या लिखा, हरियाणा में सर्वप्रथम किस शासक ने कुआं व नहरों का निर्माण कराया था? गयासुद्दीन, फिरोज शाह तुगलक, बलबन या फिर मुबारक शाह? इसका सही जवाब है गयासुद्दीन। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है आपका, उस मुस्लिम बादशाह का नाम बताइए जो बमुश्किल लिख पढ़ सकता था, उसके दरबार में महान कवि खुसरो रहे? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह या फिर शेर शाह? तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी का राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न पर, तुगलक वंश के किस शासक ने हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए विवश किया था? मोहम्मद तुगलक, नसरुद्दीन महमूद,
फिरोज खां या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो ऑप्शन डी सही था, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न देख लीजिए, गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद शाह तुगलक, नसरुद्दीन महमूद या फिर फिरोज खां? तो ऑप्शन बी सही है, मोहम्मद शाह तुगलक। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नगर की स्थापना की थी? मेवात, हिसार, झज्जर या फिर महेंद्रगढ़? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हिसार की स्थापना की थी। चलते अगले प्रश्न पर, फुतुहाते फिरोज शाही पुस्तक की रचना किस तुगलक शासक ने की थी? नसरुद्दीन महमूद तुगलक, मोहम्मद शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर आराम शाह तुगलक? सही जवाब है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी? सही जवाब है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं, फतेहाबाद जिले का नाम इसके नास्तोत्री मुख्यालय कस्बे पर पड़ा जिसकी नींव द्वारा 114 शताब्दी में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखी गई थी? गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक? इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के समय में वर्तमान हरियाणा पर किसने आक्रमण किया था? जसरत खोकर, खिज्र खां, बहलोल लोधी या फिर दौलत खां? तो ऑप्शन है जसरत खोकर। अगला प्रश्न देख लें, तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1405, 1398, 1296, 1580? तो ऑप्शन बी, 1398 इज राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न में, लोधी वंश के किस शासक के समय शमशाबाद, थानेसर और शहादाबाद परगने का शिकदार मियां अहमद था? इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी या फिर महमूद लोधी? तो ऑप्शन सी, सिकंदर लोधी इज राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी या खिज्र खां? तो मैं बता दूं, लोधी वंश की स्थापना करने वाले बहलोल लोधी थे। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ स्थित है? पिंजौर, गुरुग्राम, रेवाड़ी या पानीपत? तो इब्राहिम लोधी का मकबरा जो है वो पानीपत में स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर, इब्राहिम लोधी ने अपने भाइयों को कहाँ कैद करके रखा था? हिसार किला, हांसी किला, जींद किला या करनाल किला? तो ऑप्शन बी इज राइट, हांसी के किले पे इब्राहिम लोधी ने अपने भाइयों को कैद करके रखा था। चलते अगले प्रश्न पर, पानीपत की पहली लड़ाई में लड़ी गई हरियाणा वन विभाग? गलत लिखा हुआ है इसमें कुछ। हरियाणा, हाँ, पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1506, 1556, 1526 1576? तो 1526 इज राइट ऑप्शन। हरियाणा वन विभाग यहाँ पर कुछ गलती से आ गया है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? अगला प्रश्न लिखा हुआ है, बाबर ने हरियाणा पर आक्रमण कब किया था? 1517, 1520, 1526 या 1530? इसका सही जवाब है 1526 पे किया हुआ था। चलते अगले प्रश्न पर, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन था? हरियाणा, है ना? ये प्रश्न हरियाणा क्लर्क में पूछा गया है, शायद वो लिखा हुआ है। राणा सांगा, राणा कुंभा, इब्राहिम लोधी या फिर अहमद शाह अब्दाली? तो ऑप्शन सी, अहमद इब्राहिम लोधी राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न पर, पानीपत के प्रथम युद्ध में किस मुगल शासक ने तुगलुमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था? औरंगजेब, जहांगीर, बाबर, हुमायूं? तो ऑप्शन सी सही है, बाबर इज राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मोहन सिंह मंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर बाबर? तो ऑप्शन डी सही है, बाबर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, खानवा युद्धोपरांत बाबर ने अपनी उदारता के लिए कौन सी उपाधि धारण की थी? जहांपना, बादशाह, कलंदर या फिर वजीर आजम? तो ऑप्शन सी सही था, कलंदर था राइट ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है आपका, 1540 ईस्वी में अफगानी योद्धा शेर शाह ने किस मुगल शासक को हराकर दिल्ली पर अफगान शासन स्थापित कर लिया था? हुमायूं, अकबर, बाबर, बहादुर शाह जफर? तो ऑप्शन है हुमायूं राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या लिखा, मुगल शासक बनने के बाद हुमायूं ने हिसार व सरहिंद का अधिकार कामरान को दिया तथा मेवात क्षेत्र का अधिकार किसे दिया? हिंदाल, अकबर, बैरम खां या सभी? तो ऑप्शन ए हिंदाल इज द राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या लिखा है, कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? ये हरियाणा क्लर्क में प्रश्न पूछा जा चुका है। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, मोहम्मद गौरी, हर्षवर्धन या फिर अकबर? तो ऑप्शन ए सही है, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। चलते अगले प्रश्न पर, हरियाणा क्षेत्र को निम्न में से किस शासक ने 4 सरकारों दिल्ली, मेवात, हिसार, सरहिंद में रहने दिया था? शेरशाह सूरी, हुमायूं, अकबर या फिर शाहजहां? तो ऑप्शन ए शेर शाह इज द राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसने जीती थी? अकबर, हेमू, बाबर, अहमद शाह अब्दाली? तो बता दूं, पानीपत की दूसरी लड़ाई जीतने वाले अकबर थे। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अकबर और हेमचंद्र के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1555, 1556, 1552 या फिर 1554? तो अकबर और हेमचंद्र के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1556 ईस्वी में हुआ था। महत्वपूर्ण, इसको याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? जनवरी 1430, अप्रैल 1484 या फिर 1 जुलाई
जुलाई 1530 या फिर अक्टूबर 1542? बिल्कुल, तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म जो हुआ था अक्टूबर 1542 में हुआ था, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हर्षवर्धन, हेमचंद्र, राव तुलाराम या फिर मोहन सिंह, इनमें से कौन था? तो ऑप्शन बी हेमचंद्र था राइट ऑप्शन। दिल्ली गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मुगल सम्राट अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, बाबर, अहमद शाह अब्दाली या हेमचंद? तो ऑप्शन डी राइट था, हेमचंद, हेमू इज द राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अकबर के समय हरियाणा में कितनी सरकारें थी? 4, 5, 6 या फिर 8? तो अकबर के समय हरियाणा में कुल 5 सरकारें हुआ करती थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की थी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब? तो बता दूं मनसबदारी प्रथा लागू करने वाला जो था वो अकबर था। महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको भी याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? दीन इलाही परमेश्वर के धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये हरियाणा वन विभाग में पूछा गया है। बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? तो बता दो अकबर, ऑप्शन सी अकबर के द्वारा की गई थी। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? शाहजहां के किस पुत्र को हरियाणा प्रदेश से विशेष लगाव था? औरंगजेब, दारा शिकोह, मुराद, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं शाहजहां के दारा शिकोह को हरियाणा प्रदेश से विशेष लगाव हुआ करता। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस वर्ष अकबर का पुत्र जहांगीर मुगल साम्राज्य शासक बना था? 1701, 1605, 1598 या फिर 1588? तो 1605 ईस्वी में अकबर का पुत्र जहांगीर मुगल साम्राज्य का शासक बना था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरियाणा किस क्षेत्र से शाहजहां का विशेष लगाव था जहां पर उसके धर्मगुरु का निवास था? मेवात, नूह, थानेश्वर या फिर खरखौदा? ऑप्शन सी थानेश्वर इज राइट ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न जुड़ा हुआ, शाहजहां ने एक नई इकाई चकला बनाई थी। शाहजहां ने हिसार चकले का हकीम किसे नियुक्त किया था? कृपाचंद, अमरनाथ, कृपाराम या फिर दीपचंद? तो ऑप्शन सी इज राइट, कृपाराम को नियुक्त किया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, रेगुलर चले आ रहे हैं सब प्रश्नों को आप 2 से 3 बार सुनिए, बहुत अच्छे प्रश्न है, आपको बड़ा आनंद आएगा। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है? हरियाणा में सावलिया मेव के नेतृत्व में मेवों की सेना औरंगजेब की सेना से किस प्रकार युद्ध आक्रमण करती थी? चहलगामी युद्ध नीति से, मेव युद्ध नीति से, विरोध आक्रमण या फिर गुरिल्ला आक्रमण से? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सभी, गुरिल्ला आक्रमण इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज राइट था। चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कह रहा है औरंगजेब दिल्ली का सम्राट कब बना था? 1627, 1628, 1656 या फिर 1658? ऑप्शन डी इज राइट था, 1658 ईस्वी पे औरंगजेब दिल्ली का सम्राट बना। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है औरंगजेब के शासन काल में जाटों की संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? राजा राम, वीर गोकुला, चूड़ामन, हृदय जाट? तो ऑप्शन बी सही था, वीर गोकुला इज द राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मुगल शासन काल में हरियाणा के किस क्षेत्र में जाटों का उदय हुआ था? दक्षिणी पूर्वी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग, पूर्वी उत्तर भाग या पश्चिमी दक्षिण भाग? तो मैं आपको सही जवाब बताता हूँ, ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी भाग में मुगल शासन काल में हरियाणा में जाटों का उदय हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नारनौल के फौजदार खां व सतामी सैनिकों के मध्य युद्ध कब हुआ था? 1672, 1675, 1750 या 1752? सही जवाब है 1672 में, ऑप्शन इज राइट। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से किस से जाटों का प्लेटो कहा जाता है? वीर गोकुला, जवाहर सिंह, नवल सिंह या फिर सूरजमल? तो जाटों का प्लेटला कहा जाता है सूरजमल को, ऑप्शन डी इज राइट था। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? करनाल और इंद्री के मध्य युद्ध कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1710, 20 अक्टूबर 1710, 25 नवंबर 1711 या फिर 2 दिसंबर 1712? तो सही जवाब है ऑप्शन है 26 अक्टूबर 1710। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंदा बैरागी ने हरियाणा के किस क्षेत्र में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह के लिए अपना मुख्यालय बनाया था? झज्जर, करनाल, गुरुग्राम या सोनीपत? सही जवाब है ऑप्शन डी, सोनीपत में बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अहिर सियासत के किस शासक को मोहम्मद शाह ने शमशेर बहादुर की उपाधि प्रदान की थी? नंदराम अहिर, सूरजमल, सॉरी गुजरमल, बाल किशन या भवानी सिंह? तो ऑप्शन सी बाल किशन राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? रेवाड़ी में अहिर रियासत की स्थापना नंदराम अहिर ने किस मुगल शासक के शासनकाल में की थी? शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर या फिर बहादुर शाह जफर? तो ऑप्शन बी औरंगजेब के कार्यकाल में की। चलते अगले प्रश्न पर। करनाल का युद्ध के मध्य लड़ा गया था? नादिर शाह और शाह आलम, नादिर शाह और मोहम्मद शाह, शाह आलम और मोहम्मद शाह या फिर नादिर शाह औरंगजेब? तो ऑप्शन बी सही था, नादिर शाह और मोहम्मद
शाह के बीच में लड़ा गया। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है करनाल का युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ था? 1723, 1789, 1756, 1739। तो बता दूं करनाल का युद्ध हुआ था 1739 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वल्लभगढ़ रियासत के अंतर्गत वल्लभगढ़ किले का निर्माण किस शासक ने कराया था? चौधरी गोपाल सिंह, चरणदास वल्लभ सिंह या चौधरी वल्लभनाथ सिंह ने? तो ऑप्शन सी सही था, वल्लभनाथ सिंह ने। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसने शाहजहां का मयूर सिंहासन लूटा था? नादिर शाह, तैमूर, अहमद शाह अब्दाली या फिर अबू अली? मैं बता दूं ऑप्शन ए नादिर शाह ने शाहजहां का मयूर सिंहासन लूटा था। अगला प्रश्न देख लीजिए, मराठों ने किस वर्ष तक संपूर्ण हरियाणा में अपना अधिकार स्थापित कर लिया था? 1756 से 1757, 1752 से 53, 1758 से 1759 या 1760 से 1761? तो इसका सही जवाब है 1756 1757 के बीच में। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस मुगल शासक ने मराठों को कुरुक्षेत्र उपहार स्वरूप दे दिया था? किस मुगल शासक ने मराठों को कुरुक्षेत्र उपहार स्वरूप दिया था? मोहम्मद शाह, अहमद शाह, बहादुर शाह या फिर आलमगीर? तो ऑप्शन डी आलमगीर का राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न पर। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1763, 1762, 1761, 1760? तो ऑप्शन सी 1761 था राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 1 फरवरी 1757 को हरियाणा किस क्षेत्र पर अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था? कैथल, यमुनानगर, फरीदाबाद या मेवात? तो 1 फरवरी 1757 में हरियाणा के फरीदाबाद में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था। महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको भी याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। पानीपत की त्रिशूललाई संबंध स्थान है सालारगंज गेट, कौशरमीर, काबुली बाग या फिर अल अम? तो अल अम जो है काला अम जो है सही जवाब है। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके मध्य हुई थी? हेमू मराठा शासक बाबर या मोहम्मद गौरी? बता दो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठा शासकों के बीच में हुई थी। महत्वपूर्ण, इसको याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 1764 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात नजीबुद्दौला ने सोनीपत, मेवात तथा फर्रुखनगर पर अपना अधिकार स्थापित किया था? राजा राम, सूरजमल, शाह आलम? इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी सूरजमल इज राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सिखों ने किस वर्ष सरहिंद के गवर्नर को पराजित कर अंबाला, कुरुक्षेत्र, जींद तथा करनाल पर अधिकार किया था? 1764, 1768, 1760 या 1772? तो सही जवाब है इसका 1764 ईस्वी पर। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 1789 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर सिंधिया का शासन था? महादी जी, माधवराव सिंधिया, राजाजी सिंधिया, राजा उमेद सिंह? तो महादजी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? नजफ खान। नजफ खान ने हरियाणा किस क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया था? रेवाड़ी, नारनौल, सिरसा या ये सभी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। नजफ खान ने हरियाणा के रेवाड़ी, नारनौल और सिरसा तीनों जगह पर अपना अधिकार स्थापित किया था। महादजी सिंधिया ने अपने विजित प्रदेश का शासन सही तरीके से चलाने के लिए प्रदेश को कितने जिलों में विभाजित किया था? 2, 3, 4, 5? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 4। चलते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? महादजी सिंधिया ने किस मुगल शासक का प्रस्ताव स्वीकार करके हरियाणा पर अपना अधिकार कर लिया था? शाह आलम, नजफ फुकली खां, नजीबुद्दौला या फिर सभी? ऑप्शन ए शाह आलम इज राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है जॉर्ज थॉमस ने हांसी के दुर्ग को अपनी राजधानी कब बनाया था? 1795, 1797, 1780 या 1780 1801? ऑप्शन सही था ऑप्शन बी 1797 में। जॉर्ज थॉमस ने हांसी को अपने दुर्ग की राजधानी 1797 में बनाया था। महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखेंगे। जॉर्ज थॉमस 1797 ईस्वी में हरियाणा के किस क्षेत्र को लूटा था? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी बहादुरगढ़ व झज्जर को जॉर्ज थॉमस ने 1794 में लूटा था। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है जॉर्ज थॉमस द्वारा गठित राज्यों में कुल कितने परगने थे? 17, 14, 16, 18 या 19? तो 14 परगने जॉर्ज थॉमस द्वारा रचित गठित राज्यों में कुल 14 परगने थे। महत्वपूर्ण, इसको याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जॉर्ज थॉमस ने राज्य के किस क्षेत्र में अपनी एक टकसाल भी स्थापित की थी तथा सिक्का साहिब के नाम से सिक्का भी चलवाया? नूर, नारनौल, हांसी या जिंद? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हांसी। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जॉर्ज थॉमस ने 1801 में किसके सामने आत्मसमर्पण किया था? रॉबर्ट, जनरल बर्गोन, महादजी सिंधिया या फिर भाग सिंह? तो ऑप्शन बी सही था जनरल बर्गोन। अगला प्रश्न देखते हैं जॉर्ज थॉमस सिखों के मध्य नारनौल का युद्ध कब हुआ था?
मार्च 1799, मार्च 1792, मार्च 1799, जून 801। तो ऑप्शन है मार्च 1799 से राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न जाने से पहले अपना टेलीग्राम चैनल आपको दिखा देता हूँ। इस टेलीग्राम चैनल को आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नीचे नाम लिखा है रिजल्ट गुरु ग्रुप, अगर आप इसको टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो ग्रुप मिल जाएंगे। वहां पर ये सभी प्रश्नों की सीरीज आपको सामान्यतः अवेलेबल हो जाएगी, और कई सारे प्रश्न और प्रश्न सीरीज आपको मिलती रहेंगी। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। एक और चीज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस संधि के तहत हरियाणा को मराठों से प्राप्त किया था। सुरजी अर्जुन गांव की संधि, राइन की संधि, अंबाला की संधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपसे इसका सही जवाब है ऑप्शन है सुरजी अर्जुन गांव की संधि है राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, राव तेज सिंह को रेवाड़ी परगना में इस्तमरारी जागीर के रूप में कितने गांव दिए गए थे। 45, 57, 69, 87। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी 87। चलते अगले प्रश्न की ओर। थानेसर के शासक भंगा सिंह ने किन शासकों का संग बना के अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। जाट शासक, सिख शासक, हिंदू शासक या फिर बौद्ध शासक। सही जवाब है ऑप्शन बी सिख शासक। थानेश्वर के शासक भंगा सिंह ने सिख शासकों को संग बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तरी हरियाणा में स्थित लाडवा का शासक कौन था। भंगा सिंह, गुरदत्त सिंह, भगत सिंह या फिर सतनाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुरदत्त सिंह। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मेवात क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने में अंग्रेजों को कितने वर्ष लग गए। 7 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष या 13 वर्ष। सही जवाब है 7 वर्ष। मेवात क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने में अंग्रेजों को टोटल 7 वर्ष लग गए थे। लाडवा के शासक गुरदत्त सिंह एवं ब्रिटिश कमांडर कर्नल बने वर्ण के मध्य युद्ध कब हुआ था। 15 अप्रैल 1805, 17 अप्रैल 1805, 20 अप्रैल 1805, 24 अप्रैल 1805। ऑप्शन सी 20 अप्रैल 1805 था राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 1833-34 ईस्वी में ब्रिटिश शासन द्वारा हरियाणा को किस प्रांत का अंग बना दिया गया था। दक्षिणी पूर्वी, पूर्वी उत्तरी, उत्तरी पश्चिमी या फिर दक्षिणी पश्चिमी। सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तरी पश्चिमी राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हरियाणा में प्रशासनिक परिवर्तन के फलस्वरूप कंपनी द्वारा अधिकृत भाग को कितने क्षेत्रों में व्यक्त कर दिया गया। 2, 5, 4, 3। सही जवाब है ऑप्शन डी 3। हरियाणा में प्रशासनिक परिवर्तन के फलस्वरूप कंपनी द्वारा अधिकृत भाग को 3 क्षेत्रों में व्यक्त कर दिया गया। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, छिछरौली रियासत के किस ब्रिटिश साम्राज्य में लाया गया था। डेविड ऑक्टरलोनी, हॉर्डिंग्स, विलियम विलियम्स, जनरल ऑनलैंड। ऑप्शन डी इज राइट था जनरल ऑनलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अंबाला क्षेत्र में 63 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत छछरौली रियासत का शासक कौन था। सरदार जोध सिंह, करोड़ सिंधिया, मिसल बुंगेल सिंह, राजा रतन देव सिंह, कर्णवीर सिंह बुंदेला। तो सही जवाब है ऑप्शन बी करोड़ सिंह मिसल बुंगेल सिंह। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रताप सिंह किस रियासत का शासक था। रानिया सियासत, कैथल सियासत, लाडवा सियासत या फिर जींद सियासत। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी जींद सियासत। तो प्रताप सिंह किस सियासत का शासक था। प्रताप सिंह जींद सियासत का शासक था। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हिसार जिले में स्थित रानिया सियासत का शासक कौन था। फौजदार खान, नवाब खान, जादिद खान या फिर तबदीर खान। तो हिसार जिले में स्थित रंगिया सियासत का सही शासक जो था वो जाबिद खान हुआ करता था, इसलिए ऑप्शन सी राइट है। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, कैथल सियासत की नींव किसने रखी थी। हरिबख्श सिंह, गुरबख्श सिंह, रामबख्श सिंह या फिर दिलवार सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुरबख्श सिंह ने कैथल रियासत की नींव रखी। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फतेह सिंह जींद सियासत का शासक कब बना था। 1819 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1821 ईस्वी में या फिर 1840 ईस्वी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1819 ईस्वी में। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 1663 ईस्वी में सरदार सिंह ने हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित किस सियासत की नींव रखी थी। कैथल सियासत, जींद सियासत, रानिया सियासत या फिर लाडवा सियासत। तो सही बताओ तो 1763 ईस्वी में सरदार सिंह ने हरियाणा के उत्तरी भाग में लाडवा सियासत की नींव रखी थी। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, गुरबख्श सिंह के उत्तराधिकारी देशा सिंह ने कैथल को किसके आक्रमण से मुक्त कराया था। तुर्कों के, मुगलों के, मंगोलों के, मुगलों के या फिर अफगानियों के। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अफगानों के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अंग्रेजों ने अजीत सिंह को किस जेल में डाला था। सहारनपुर जेल, फैजाबाद जेल, कन्नौज जेल या फिर मेरठ जेल। तो अंग्रेजों ने अजीत सिंह को सहारनपुर जेल में डाला था, सहारनपुर राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, 1845 ईस्वी में लाडवा विद्रोह का नेता कौन था। जोध सिंह, अजीत सिंह, जावेद खान या प्रताप सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अजीत सिंह। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 1832 में राजा जमीयत सिंह की मृत्यु हो जाने पर इनकी सियासत पर अंग्रेज अधिकार स्थापित कर लिया। इनकी सियासत का नाम क्या था। थानेसर, रादौर, चरौड़िया, हलारर। इनकी सियासत का नाम था ऑप्शन ए थानेसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दियालगढ़ रियासत को कब छीन लिया गया था? 1825, 1829, 1835 या फिर 1840? का सही जवाब है ऑप्शन बी 1829 ईस्वी में। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, सुमेलित कीजिए अंग्रेज द्वारा छीनी गई रियासत और सूची 2। रानिया, रादौरा, कैथल, लाडवा। अब मेरे भाई इसका सही जवाब बताओ क्या होगा? इसका सही जवाब बिल्कुल सही लिखा है, रानिया 1818 में, रानिया 1818 में, रादौरा 1828 में, कैथल 1843 में, लाडवा 1845 में। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी इज राइट। चलते अगले प्रश्न पर। 1851 में किस राजा की विधवा सुखन की मृत्यु हो जाने पर अंग्रेजों ने अधिकार स्थापित किया था? राजा फतेह सिंह, राजा दयाल सिंह, राजा उदय सिंह या फिर राजा भगवान सिंह? इसमें से कौन सही है? तो ऑप्शन डी सही था, राजा भगवान सिंह इज द राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है 1857 ईस्वी की क्रांति में हरियाणा के जिले का योगदान रहा। मैं कई बार स्क्रीन से इसलिए हटता था कि आप प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लें। मेरे खड़े से आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते, मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ों को, क्योंकि कई बार ऑनलाइन क्लास में इस चीज़ की कमेंट आते हैं सर किनारे हट जाइए ताकि हम प्रश्नों के स्क्रीनशॉट लगातार लेते रहें। आप परेशान मत होइए, आपको पीडीएफ भी अवेलेबल होगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। फिलहाल 1857 ईस्वी की क्रांति में हरियाणा के किस जिलों का योगदान रहा? गुरुग्राम, हिसार, रोहतक या ये सभी? तो बता दूं 1857 की क्रांति में हरियाणा के गुरुग्राम, हिसार और रोहतक तीनों जिलों का बहुत ही बड़ा योगदान था। महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है हरियाणा में 1857 ईस्वी क्रांति सर्वप्रथम कहां शुरू हुई थी? फर्रुखनगर, अंबाला छावनी, नारनौल या हिसार? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अंबाला नगर का राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 1857 ईस्वी के आंदोलन के समय विलियम फोर्ड कहां का कलेक्टर था? अंबाला, रोहतक, गुरुग्राम या हिसार? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुरुग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं 13 मई 1857 को कितने सैनिकों का समूह दिल्ली से गुरुग्राम के लिए चला था? 200 सैनिक, 300 सैनिक, 250 सैनिक या फिर 4 सैनिक? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 300 सैनिकों का समूह 13 मई 1857 को दिल्ली से गुरुग्राम के लिए चला था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हरियाणा लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने 1857 ईस्वी कहां पर बगावत प्रारंभ की थी? हिसार, हांसी, सिरसा या फिर ये सभी? तो ऑप्शन डी ये सभी का राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? साहसी रांगड़ों द्वारा रोहतक जिले में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? मई 1857 में, जून 1857 में, अगस्त 1857 में, सितंबर 1857 में? सही जवाब है इसका मई 1857 में। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है पानीपत में 1857 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इमाम अली कलंदर, फिरोज खां मेवाती, इसहाक अली खां? इनमें से कोई नहीं, तो सही जवाब है ऑप्शन है इमाम अली कलंदर। अगला प्रश्न देख लो 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस क्षेत्र में हुकुम चंद एवं मुनीर बेग ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? इसका हांसी, हिसार, सिरसा या फिर रोहतक? कौन सही है इसका प्रश्न? इसका जवाब सही है ऑप्शन है हांसी। हांसी में 1857 क्रांति में हरियाणा के क्षेत्र हुकुमचंद और मुनीर बेग ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। चलते अगले प्रश्न की। 1857 की क्रांति के समय झज्जर का नवाब कौन था? नवाब अब्दुल रहमान खान, नाहर सिंह, सहारुद्दीन या फिर बंदा बहादुर? सही जवाब है ऑप्शन है नवाब अब्दुल रहमान खान। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न सुमेलित करने के लिए, जिसका कूट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा कहां पर है कूट इसका। चलते अगले प्रश्न को छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक था और भारत के स्वतंत्र संग्राम में सक्रिय रूप शामिल हुआ था? राजा नाहर सिंह, यादविंद्र सिंह, राजा पृथु, महाराजा अग्रसेन? इसका सही जवाब है ऑप्शन है राजा नाहर सिंह। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? फर्रुखनगर में किस नवाब ने 1857 ईस्वी की क्रांति में ब्रिटिश सेना से लोहा लिया था? सिराजुद्दौला, फिरोज खां, रहमान खां या फिर नवाब अहमद अली? तो ऑप्शन डी नवाब अहमद अली का राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है 1857 ईस्वी तक हरियाणा की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? वल्लभगढ़, मेवात, फर्रुखनगर या फिर झज्जर? तो ऑप्शन सी फर्रुखनगर का राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जानने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को लाइक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। स्क्रीन पे आपके सामने हमारा क्यूआर कोड स्कैन दिख रहा है, साथ ही में नीचे ग्रुप का नाम दिख रहा है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि 1857 का हरियाणा की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? वल्लभगढ़, मेवात, फर्रुखनगर या फिर झज्जर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फर्रुखनगर। अगला प्रश्न रेवाड़ी का यह राजा हरियाणा में 1857 ईस्वी के मुख्य नेताओं में से एक था। कौन? राव सुखराम, राव तुलाराम, राव गुजरीमल सिंह या फिर राव रुड़ा सिंह? इसका सही जवाब है राव तुलाराम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हरियाणा किस रियासत का पुराना नाम सफराबाद था? मेवात, रेवाड़ी, बहादुरगढ़, झज्जर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हरियाणा का बहादुरगढ़ रियासत का पुराना नाम था सफराबाद। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग दिया था? बहादुरगढ़, मेवात, झज्जर या जींद? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी जींद। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? 1806 ईस्वी में अब्दुल समद कहाँ की सियासत का पहला शासक बना था? पटौदी, छछरौली, लाहौर, दुर्जना? सही जवाब है ऑप्शन डी दुर्जाना। अगला प्रश्न देखते हैं
निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए सही कथनों का चयन करिए। फिलहाल इसके ऑप्शन पढ़ना नीचे मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि ऑप्शन ए बी सी डी नहीं है, फिर टाइपो एरर की गिनती में आता है। फिर भी ट्राई करते हैं, शायद जो ऊपर आ जाए। नहीं आ रहा, ऑप्शन नीचे कटा हुआ है ना, तो कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। फिलहाल इसको प्रश्न को छोड़ना पड़ेगा। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फिलहाल एक बार ट्राई कर लें क्या? आइए ट्राई करते हैं इस प्रश्न को, आप और हम मिलके। पढ़िए भाई। निम्नांकित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए सही कथनों का चयन करिए। निम्नांकित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए सही कथनों का चयन करिए। वेरी गुड। छिछरौली रियासत वर्तमान में हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में यमुना नदी के पास स्थित है। 857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान छिछरौली रियासत का शासक शोभा सिंह था। 857 ईस्वी में दुर्जना का शासक ढूंढे खां था। 857 ईस्वी क्रांति के दौरान वांजेपुर के नवाब ने अंग्रेजों को पूरी तरह साथ दिया था। ऑप्शन सब सही है, ये भी सही है, और यहाँ पर दो भी सही है और एक भी सही है, यानी चारों सही है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेके चाहे तो पढ़ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उस प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए। ऑप्शन चारों सही है। मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ। माफी चाहूंगा, प्रश्न में कुछ शेयर हो गया, 1 मिनट सही कर देता हूँ मैं। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अंग्रेजों के बहादुर शाह जफर के हुमायूं के मकबरे में छिपे होने की सूचना देने वाला मिर्जा इलाही बख्श किस सियासत शासक था? सांपला, असौदा, दुर्जाना, करनाल या दादरी? सही जवाब है सांपला, असौदा का शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सियासत के घनिष्ठ संबंध जींद रियासत से थे? कुंजपुरा, पटियाला, करनाल, सांपला या फिर असौदा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पटियाला इज द राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, पटियाला रियासत हरियाणा किस भाग में स्थित है? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी या पश्चिमी? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तरी। पटियाला रियासत हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित है। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी रियासत पश्चिमी हरियाणा से संलग्न थी? नाभा, बीकानेर, जयपुर या पटियाला? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, बीकानेर राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न पर। 857 में किस रियासत के सिख शासकों ने अंग्रेजों की मदद की थी? नाभा, कुस्तंगा, बीकानेर या जयपुर? तो ऑप्शन ए इज राइट, नाभा में। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ब्रिटिश जनरल वैन कॉटलैंड ने किस स्थान की क्रांति का दमन करने के लिए नियुक्त किया गया था? थानेसर, हिसार, सोहना या फिर तोशाम? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, तोशाम। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, किस रियासत को हरियाणा के दक्षिण में महत्वपूर्ण भूमिका थी? जयपुर रियासत, नाभा रियासत, छछरौली रियासत या फिर पटियाला रियासत? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जयपुर रियासत। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस शासक ने झज्जर व फारूक नगर पर हमला किया था? मैकनील, क्लिफोर्ड, सावर्स या जेराडे? तो ऑप्शन सी, सावर्स इज द राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्लिफोर्ड के पश्चात निम्न में से किसने मेवात पर आक्रमण किया था? जनरल सावर्स, मैकनीली, कर्नल जेराड या फिर ये सभी? तो ऑप्शन ए सही था, क्लिफोर्ड के पश्चात जनरल सावर्स ने मेवात पर आक्रमण किया था। उत्तर पश्चिमी हरियाणा का अधिकार क्षेत्र किस अधिनियम के अंतर्गत पंजाब प्रांत में मिला दिया गया था? तो बता दूं, 1857 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट के अंतर्गत, 1858 के चार्टर्ड एक्ट के अंतर्गत, या फिर 1862 के चार्टर्ड एक्ट के अंतर्गत, या फिर 1809 के चार्टर्ड एक्ट के अंतर्गत? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, 1858 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट के अंतर्गत उत्तर पश्चिमी हरियाणा का अधिकार क्षेत्र पंजाब प्रांत में मिला दिया गया। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 1857 ईस्वी क्रांति में हरियाणा में वीरों की पराजय कारण क्या था? हरियाणा क्लर्क में पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेतृत्व, नेतृत्व ना मिलना, शस्त्र पर्याप्त मात्रा में ना मिलना, अन्य रियासतों का सहयोग ना मिलना, उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन डी सही था, उपरोक्त सभी। चलते अगले प्रश्न पर। 1857 ईस्वी क्रांति में कौन सी रियासत शामिल नहीं हुई थी परंतु अंग्रेजों द्वारा इस रियासत को छीन लिया गया था? दुर्जाना, पटौदी, बहादुरगढ़ या जींद? सही जवाब है ऑप्शन सी, बहादुरगढ़ का राइट ऑप्शन।
चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, प्रशासनिक आधार पर हरियाणा कितने डिवीजन में विभक्त है? तो प्रशासनिक आधार पर हरियाणा जो है वो 2 डिवीजन पर विभक्त है। चलते अगले प्रश्न पर। स्वतंत्रता के पश्चात पटौदी रियासत का हरियाणा किस जिले में विलय कर दिया गया था? करनाल, झज्जर, फरीदाबाद, गुरुग्राम। तो स्वतंत्रता के पश्चात पटौदी रियासत का हरियाणा के गुरुग्राम जिले में विलय कर दिया गया, तो ऑप्शन डी इज राइट था। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 1857 ईस्वी की क्रांति के पश्चात लोहारू रियासत का विलय किस जिले में हुआ था? रोहतक, हिसार, अंबाला या जींद। तो ऑप्शन बी हिसार इज द राइट ऑप्शन। हिसार इज द राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है, नाबर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? वर्ष 1947, वर्ष 1948, वर्ष 1946, वर्ष 1949। तो ऑप्शन बी है वर्ष 1948 में हुआ था। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दुर्जाना प्रजामंडल का केंद्र कोसली के समीप नाहर था, इसका प्रमुख कौन था? राव देवकरण सिंह, राजा हरीश सिंह देव, सरदार सिंह या फिर बेअंत देव सिंह। ऑप्शन ए राव देवकरण सिंह इज द राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है, राय बहादुर मुरलीधर ने किस स्थान पर कांग्रेस की एक शाखा स्थापित की थी? जींद, हिसार, महेंद्रगढ़ या फिर अंबाला। सही जवाब है ऑप्शन डी अंबाला। अंबाला में की थी। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, निम्न में से सही कथन का चयन करिए। वर्ष 1927 में जींद रियासत के नरवाना में जींद राज्य प्रजामंडल की नींव रखी गई थी। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं ताकि आप आराम से इसको पढ़ सकें और स्क्रीनशॉट ले सकें। आंदोलन के समय पटौदी रियासत की जनता ने प्रजामंडल का निर्माण किया था। स्वतंत्रता बाद नारनौला सहित पटियाला रियासत को भारत संघ में मिला लिया गया था। नाभा रियासत को भारतीय संघ में विलय के बाद पटियाला के नाम से जाना जाता है। भाई ये चारों ऑप्शन बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, ये चारों ऑप्शन बिल्कुल सही लिखे हैं। इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको ये प्रश्न बाद में भी आसानी से याद रहे, आप इसको पढ़ सकें। इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिए। फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, पहले आप सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न क्या देख लेते हैं, हरियाणा कौन सा स्थान स्वाधीनता सेनानी लाला लाजपत राय की राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है या फिर स्थल है? अंबाला, झज्जर, जींद या हिसार। सही जवाब है ऑप्शन डी हिसार इज द राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, 1886 में रोहतक में कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा हुई, इस सभा के प्रमुख वक्ता कौन थे? लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला हरदयाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही जवाब है ऑप्शन है लाला लाजपत राय। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वर्ष 1909 के पार्लियामेंट सुधार के अंतर्गत हरियाणा के किस जिले के जिला बोर्ड व कमेटी द्वारा विधानसभा के एक सदस्य चुनाव का निर्णय लिया गया? हिसार, रोहतक, गुरुग्राम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम ये सभी। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हरियाणा में पार्लियामेंट सुधार के प्रतिरोध का प्रमुख केंद्र कौन सा क्षेत्र था? पानीपत, अंबाला, हिसार या कुरुक्षेत्र। तो सही जवाब है ऑप्शन बी अंबाला। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वर्ष 1919 सर्वप्रथम रालोट एक्ट का विरोध कहाँ हुआ था? हिसार, सोनीपत, अंबाला या पानीपत। तो रालोट एक्ट का विरोध सबसे पहले अंबाला में हुआ था, राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार के प्रमुख भूमिका किसकी थी? पंडित दीनानाथ बलिहारी, पंडित नेकीराम शर्मा, लाला मुरलीधर, लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन बी पंडित नेकीराम शर्मा इज द राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, रालोट एक्ट के विरोध में किसने अपने सभी सामान व पदक अंग्रेजों को वापस कर दिए थे? लाला मुरलीधर, बाल मुकुंद गुप्त, लाला दुलीचंद या फिर सर सादीलाल। तो ऑप्शन ए लाला मुरलीधर इज द राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, 6 अप्रैल 1919 को रालोट एक्ट के विरोध में कितने जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी? रोहतक, अंबाला, सोनीपत या पानीपत। तो ऑप्शन ए रोहतक इज राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन संबंधी प्रथम सभा का आयोजन हरियाणा में कहाँ किया गया था? जींद, पानीपत, सोनीपत या करनाल। तो ऑप्शन बी पानीपत इज राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? हरियाणा एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर में यह पूछा गया था, हरियाणा में असहयोग आंदोलन कब आया था? वर्ष 1925, वर्ष 1930, वर्ष 1920 या फिर वर्ष 1918। तो ऑप्शन सी वर्ष 1920 इज राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी ने रोहतक में जाट स्कूल का प्रारंभ कब किया था? 16 फरवरी 1921, 15 मार्च 1921, 16 मार्च 1922 या फिर 5 जुलाई 1920। सही जवाब है इसका 16 फरवरी 1921 राइट ऑप्शन। फिलहाल चलते अगले प्रश्न की ओर।
रोहतक में चौधरी मातूराम हुड्डा की अध्यक्षता में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा को किस संबोधित किया? सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस जी ने, महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मैं बता दूं, रोहतक में चौधरी मातूराम हुड्डा की अध्यक्षता में एक विशाल सभा का आयोजन किया था। इस सभा को महात्मा गांधी ने संबोधित किया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? रोहतक में स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? श्री राम शर्मा, पंडित रूप नारायण, लाला दुलीचंद, लाला गणपत राय। सही जवाब है इसका श्री राम शर्मा जी रोहतक में स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता हुआ करते। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है आपका, खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ? स्कूलों में पढ़ना छोड़कर, सरकारी पदों को वापस कर खिलाफत कमेटी बनाकर, या फिर ये सभी? तो ये सभी चीजें अपनाई गई थी खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध करने के लिए, स्कूल में पढ़ना छोड़कर, सरकारी पदों को वापस करके और खिलाफत कमेटी बना करके। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 12 मार्च 1930 को चुने गए 78 सत्याग्रही में लाला सूरज भान भी थे। यह राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है? करनाल, अंबाला, पानीपत या रेवाड़ी। तो ऑप्शन बी अंबाला इज राइट ऑप्शन, अंबाला से जुड़े हुए। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? आजाद हिंद फौज में सबसे अधिक सैनिक हरियाणा के किस जिले से थे? सोनीपत, झज्जर, जींद या फिर रोहतक। तो मैं बता दूं ऑप्शन डी रोहतक से, ऑप्शन डी इज राइट। चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हरियाणा में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी? 8 अगस्त 1942, 9 जुलाई 1942, 9 सितंबर 1942 या फिर 9 अक्टूबर 1942। सही जवाब है 8 अगस्त 1942 राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? इंपीरियल रिलीफ फंड कब स्थापित किया गया था? असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय या प्रथम विश्व युद्ध के समय। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी प्रथम विश्व युद्ध के समय। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा मेरे ख्याल से, तभी आप पढ़ पाएंगे। प्रश्न अपूर्ण है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अपूर्ण है। नमक कानून तोड़ने के कारण सबसे अधिक गिरफ्तारियां किस जिले में हुई थी? नमक कानून तोड़ने के कारण सबसे अधिक गिरफ्तारियां किस जिले में हुई थी? करनाल, सोनीपत, रोहतक या यमुनानगर। तो आपको बताऊं ऑप्शन सी रोहतक में हुई थी। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत हरियाणा के किस जिले में कर मत दो आंदोलन चलाया गया था? मतलब टैक्स नहीं देना है। अंबाला, भिवानी, बहादुरगढ़ या पानीपत। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए अंबाला। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में निम्न में से किसकी गिरफ्तारी दी थी? गोपी चंद्र भार्गव, लाला श्यामलाल, पंडित श्रीराम या सभी। तो मैं बता दूं व्यक्तिगत सत्या आंदोलन में गोपी चंद्र भार्गव, लाला श्यामलाल और पंडित श्रीराम, इन तीनों ने ही अपनी गिरफ्तारियां दी थी। महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न जुड़ा हुआ महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान हरियाणा किस जिले में सबसे अधिक गिरफ्तारियां की गई थी? अंबाला, रोहतक, सिरसा या फिर जींद। सही जवाब है ऑप्शन बी रोहतक। चलते अगले प्रश्न पर। निम्न में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना में हरियाणा से सैन्य भर्ती का विरोध किया था? निकीराम शर्मा, बिहारीलाल शर्मा, स्वामी सिद्धानंद या फिर लाला दुलीचंद। तो ऑप्शन ए निकीराम शर्मा इज राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती किस जिले में हुई थी? अंबाला, रोहतक, करनाल या फिर हिसार। तो ऑप्शन बी रोहतक इज राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है वर्ष 1946 के आम चुनावों में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो वर्ष 1946 के आम चुनाव में कांग्रेस को टोटल 51 सीट मिली थी, 51। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस रेजिमेंट की कंपनी के सभी सैनिक हरियाणा के अहिर थे? दिल्ली रेजिमेंट, हैदराबाद रेजिमेंट, फरीदाबाद रेजिमेंट या फिर जयपुर रेजिमेंट। इसका सही जवाब है मेरे भाई हैदराबाद रेजिमेंट, ऑप्शन बी इज राइट। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था? हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग? दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पंजाब का भाग हुआ करता। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वर्ष 1946 के चुनाव के दौरान पंजाब का कौन सा भाग हरियाणा क्षेत्र का था? पश्चिमी, पूर्वी, उत्तर पूर्व या फिर उत्तर पूर्व, पश्चिमी पूर्व। ऑप्शन बी पूर्वी राज्य। वर्ष 1946 के दौरान चुनाव के दौरान पंजाब का पूर्वी भाग हरियाणा क्षेत्र का भाग था। चलते अगले प्रश्न पर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी ने कब मेवात का दौरा किया था? सितंबर 1947, अक्टूबर 1947, नवंबर 1947, दिसंबर 1947। तो बता दो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी ने मेवात का दौरा दिसंबर 1947 में किया था। चलते अगले प्रश्न की ओर। मौलाना लाकाउल्लाह के आग्रह पर गांधी जी ने किस क्षेत्र का दौरा किया था? कुरुक्षेत्र, मेवात, पानीपत या फरीदाबाद। तो ऑप्शन सी पानीपत इज राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसे वल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है? राम सिंह जाखड़, नाहर सिंह, राव तुलाराम, लाला हुकुमचंद्र जैन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नाहर सिंह इज राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से किस झज्जर का नवाब भी कहा जाता है? निम्न में से किसे झज्जर का नवाब भी कहा जाता है? निम्न में से किसे झज्जर का नवाब भी कहा जाता है? नाहर सिंह, राव तुलाराम, अब्दुल रहमान खान या लाला गणपत राय। तो सही जवाब है इसका अब्दुल रहमान खान। प्रश्न बहुत सारे हैं, प्रश्नों की कमी है ही नहीं। आप कितना पढ़ सकते हैं आपका जज्बा ये देखना है हमें। और प्रश्न नो डाउट बहुत सारे हैं हमारे पास। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ,
इन प्रश्नों के बाहर आपके हरियाणा का इतिहास कहीं नहीं जाने वाला है, कुछ नया इतिहास में बनेगा नहीं। ये वही प्रश्न जो आपको पुराने एग्जाम में पूछे गए या फिर पूछने की प्रबल संभावनाएं प्रतीत होती रहती है। हम आने वाले समय में आपको जो भी एग्जाम होंगे यहाँ से प्रश्न निकाल कर दिखाएंगे। देखिए यहाँ से सीधा हमारे पास से प्रश्न पूछ लिया गया, कई सारे प्रश्न लगातार पूछे गए। मेरा आप सभी से निवेदन है क्लास को प्रॉपर आप सभी ज्वाइन करें, है ना। और क्लास में हर एक चीज़ अवेलेबल है। हमने आपके लिए पॉलिटी का बहुत बड़ा एक वीडियो दे रखा है ना। और उसके बाद इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा वीडियो दे रखा है। अभी हम आपके लिए हरियाणा का पूरा इतिहास लेके आ रहे हैं। हरियाणा का संपूर्ण इतिहास, किसका? हरियाणा का संपूर्ण इतिहास आपके लेकर के आ रहे हैं। तो मतलब हमारा पूरा फोकस है आपके सिलेक्शन के लिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए और कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें ग्रैब कर पाए। हम आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहते, इसलिए हम लोग रैपिड फायर क्वेश्चन की एक श्रृंखला चला रहे हैं ताकि इन रैपिड फायर क्वेश्चन से आपको फायदा मिले और सीधा क्वेश्चन आपको यहीं से मिले पेपर में और आप इजीली से उनको सॉल्व करके आए और हमें शुभकामनाएं दें। हम यही चाहते हैं। फिलहाल अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो सबसे निवेदन है इस क्लास को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी कहें कि सब्सक्राइब करें। प्रश्नों की श्रृंखला यूं ही चल रही है, अभी खत्म नहीं हुआ, आगे फिर प्रश्न है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हरियाणा में राजनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लाला मुरलीधर, पंडित नेकीराम शर्मा, नाहर सिंह या फिर राव तुलसीराम। तो ऑप्शन डी राव तुलसीराम इज द राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है राव तुलसीराम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? राव तुलसीराम का जन्म रेवाड़ी, भिवाड़ी, नरसिंहपुर या निमाड़ी में हुआ था। तो ऑप्शन ए राव तुलसीराम का जन्म ऑप्शन ए रेवाड़ी में हुआ था। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? गाड़ी सांपला में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था? दीनदयाल शर्मा, चौधरी देवीलाल, लाला लाजपत राय या सर छोटू राम। तो सही जवाब है ऑप्शन डी छोटू राम। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी? सर छोटू राम, पंडित श्री राम शर्मा, लाला मुरलीधर या फतेह सिंह। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी लाला मुरलीधर। चलते अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वर्ष 1946 में रोहतक से उर्दू साप्ताहिक चार्ट गजट का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? देवीलाल चौधरी, नितिन दास मेहता, सर छोटू राम, नूर समद खां। ऑप्शन सी सर छोटू राम इज राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कह रहा है सर छोटू राम ने कानून शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? आगरा कॉलेज, मेरठ विश्वविद्यालय, पेशावर विश्वविद्यालय, जयपुर विश्वविद्यालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आगरा कॉलेज से की थी। चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कह रहा है सर छोटू राम कौन थे? हरियाणा में आया हुआ प्रश्न है। सर छोटू राम कौन थे? किसान नेता, कवि, चित्रकार या खिलाड़ी। तो सही जवाब है ऑप्शन है किसान नेता। सर छोटू राम कौन थे? एक किसान नेता थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको याद रखें। चलता अगले प्रश्न की ओर। हरियाणा ने वर्ष 1923 में जमींदारी लीग की स्थापना किसने की थी? हरियाणा में वर्ष 1923 में जमींदारी लीग की स्थापना किसने की थी? नेकीराम शर्मा, सर छोटू राम, पंडित सुशील शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सर छोटू राम इज द राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा किस क्षेत्र में केंद्रित किया था? रेवाड़ी, करनाल, हिसार या रोहतक। तो पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को रोहतक में केंद्रित किया था। ऑप्शन डी इज राइट। महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था? नारनौल, फरीदाबाद, अंबाला या रोहतक। तो मैं बता दूं स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म जो हुआ था वो रोहतक जिले में हुआ था। महत्वपूर्ण, इसको भी याद रखेंगे। ऑप्शन डी सही था। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है हरियाणा केसरी खिताब किसको दिया गया था? पंडित नेकीराम शर्मा, है ना, चौधरी चरण सिंह। फिलहाल ये हरियाणा एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर में पूछा गया प्रश्न है। चौधरी चरण सिंह, सुरेंद्र शर्मा या बंसीलाल। सही जवाब है ऑप्शन ए पंडित नेकीराम शर्मा को दिया गया था। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है आपका संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत नेकीराम शर्मा ने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिलहाल ऑप्शन में छोटू राम, हेमचंद्र और नेकीराम, इनमें से कोई नहीं था। फिलहाल ऑप्शन सी सही था, नेकीराम शर्मा। चलते अगले प्रश्न की ओर। पंडित श्रीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था? भिवानी, अंबाला, झज्जर या करनाल। तो पंडित श्रीराम शर्मा का जन्म झज्जर में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है अब्दुल गफ्फार खान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सदस्य कब बने? वर्ष 1915, वर्ष 1919, वर्ष 1913, सॉरी 1923 या फिर वर्ष 1927। सही जवाब है वर्ष 1919 में अब्दुल गफ्फार का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने थे। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? नेकीराम शर्मा, श्रीराम शर्मा, बलदेव सिंह या छोटू राम। तो श्रीराम शर्मा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक हुआ करते थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। हरियाणा तिलक अखबार कब शुरू हुआ था? वर्ष 1933 में, वर्ष 1923 में, वर्ष 1942 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हरियाणा तिलक अखबार जो शुरू हुआ था वर्ष 1923 में शुरू हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको भी याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
सुचेता कृपलानी हरियाणा किस जिले से संबंधित? सुचेता कृपलानी हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? कैथल, पलवल, बहादुरगढ़ या अंबाला? सुचेता कृपलानी जो है वो अंबाला जिले से हरियाणा के संबंधित है। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है नवयुवक सभा की स्थापना, नव युवक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है? बनारसी दास, फतेह सिंह, राम सिंह जाखड़, इनमें से कोई नहीं। तो नव युवक सभा की स्थापना बनारसी दास द्वारा की गई थी। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है सुभाष चंद्र बोस द्वारा अक्टूबर 1943 में आजाद हिंद फौज की आर्म्ड कॉर्प्स कंपनी का कैप्टन किसे बनाया गया था? राम सिंह जाखड़, बनारसी दास, पंडित नेकीराम शर्मा या फिर फतेह सिंह? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फतेह सिंह। फतेह सिंह को सुभाष चंद्र बोस द्वारा अक्टूबर 1943 में आजाद हिंद फौज के आर्म्ड फोर्स कंपनी का कैप्टन बनाया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया था? मंदिर निर्माण, दयानंद मठ निर्माण, धर्मशाला या फिर गौशाला? जल्दी बताइए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे हरियाणा पहुंचते ही रेवाड़ी में सर्वप्रथम गौशाले का निर्माण कराया था। महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है हरियाणा में सामाजिक एवं राजनीतिक स्तर पर नवीन चेतना जागृत करने की श्रेय किसे दिया जाता है? तो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी? तो ऑप्शन बी, आर्य समाज। हरियाणा में सामाजिक एवं राजनीतिक स्तर पर नवीन चेतना जागृत करने का श्रेय दिया जाता है आर्य समाज को। अगला प्रश्न क्या है निम्न में से असुमेलित है आर्य समाज की स्थापना वर्ष? हिसार 1886, हथीन 1890, थानेसर 1894 या फिर कोसली 1895? तो ये असुमेलित है, सुमेलित नहीं है, बाकी के तीन बिल्कुल सही है। ए बी सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है परमाणा तथा खटकड़ आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? चौधरी रामनारायण, पंडित शंभुदत्त, स्वामी श्रद्धानंद या फिर बनारसी दास? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वामी श्रद्धानंद का राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है किस आंदोलन से प्रभावित होकर हरियाणा के हिंदुओं ने प्रदेश में सनातन धर्म सभा की स्थापना की थी? हरियाणा में सनातन धर्म सभा की स्थापना की थी आर्य समाज, ब्रह्म समाज, धर्म समाज या प्रार्थना समाज? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्य समाज। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है आर्यों के समालेख आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? फूल सिंह, प्रताप सिंह, केसरी सिंह या पंडित राम शर्मा ने? तो बता दें आर्यों के समालाख आंदोलन का नेतृत्व किया था फूल सिंह ने। ऑप्शन ए इज राइट। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है झज्जर में प्रथम सनातन धर्म की स्थापना किसने की थी? पंडित नेकीराम शर्मा, पुरुषोत्तम शर्मा, दिनेश शर्मा या दीनदयाल शर्मा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दीनदयाल शर्मा। झज्जर में प्रथम सनातन धर्म की स्थापना पंडित दीनदयाल शर्मा ने की थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है किसने झज्जर में रिफा ए आम सोसाइटी गठन किया था जिसमें हिंदू एवं मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग शामिल थे? पंडित श्याम शर्मा, पंडित दीनदयाल शर्मा, पंडित हरिशंकर तिवारी या पंडित ब्रजलाल शर्मा? विच वन इज राइट? तुम बता दूं पंडित दीनदयाल शर्मा ने झज्जर में रिफाए आम सोसाइटी का गठन किया था जिसमें हिंदू एवं मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग बराबर रूप से शामिल हुए थे। चलते अगले प्रश्न पर भिवानी में युवाओं की सुधर्मा बाल सभा कब स्थापित की गई थी? 1880, 1885, 1890 या 1895? तो बता दो भिवानी में युवाओं की सुधर्मा बाल सभा 1890 में स्थापित की गई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है सधर्म प्रकाशिका सभा कहाँ गठित की गई थी? रोहतक, भिवानी, सोनीपत या पानीपत? इसका सही जवाब है भिवानी। भिवानी में यह सभा गठित की गई थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है सुमेलित करिए मेरे भाई, सुमेलित करिए। इसका सही जवाब क्या होगा? भिवानी 1890। आर्य समाज के संस्थापक क्षेत्र और स्थापना है ना, भिवानी 1890, कैथल 1900 में आया था आर्य समाज, और बल्लभगढ़ 1896 में आया था, और झज्जर में आया था 1891 में, है ना। यानी 3 2 1 4 4 1 2 3 देखो कहां पर है, ऑप्शन है 4 1 2 3 है राइट ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है करनाल व कुरुक्षेत्र में सनातन धर्म की स्थापना कब की गई थी? तो करनाल व कुरुक्षेत्र में सनातन धर्म की स्थापना की गई थी 1892 में, 1852 में करनाल व कुरुक्षेत्र में सनातन धर्म की स्थापना की गई थी। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है फिलहाल अगला प्रश्न क्या कह रहा है पानीपत आंदोलन बिल्कुल सही है, लाहौर बूचड़खाना आंदोलन और हैदराबाद आंदोलन 1939 और कुंडली बूचड़खाना आंदोलन ऑप्शन 3, यानी सही होगा या करके कौन सही होगा 1 4 2 3? ऑप्शन डी इज राइट। चेक कर लेते हैं, ऑप्शन डी इज राइट था, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इज राइट। इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेके आप भी कर सकते हैं, इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है।
उम्मीद करता हूँ आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। समय को व्यर्थ ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखने से पहले ये हमारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर आपको सभी, इस चैनल पर आपको सभी, ये क्या है? टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल पे आपको सभी तरह के पीडीएफ, क्लास के पीडीएफ अवेलेबल हो जाया करेंगे और यहाँ पर आप जा करके कई सारे टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ जुड़े हुए इंपॉर्टेंट मटेरियल्स मिल सकते हैं आपको, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको सर्च भी कर सकते हैं रिजल्ट गुरु ग्रुप नाम से।